व्हाई अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो एक छोटा सा सवाल है कि आप एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ड्रेस मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। यू गेट एन ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट इन जनवरी। जनवरी में एक बंदा आता है, आपको 20 ड्रेस बनाने के लिए दे देता है, कहता है 20 सूट बना के मुझे दे दें। यू परचेज रॉ मटेरियल्स इन फरवरी। आपने फरवरी में उसका रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। यू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन मार्च। मार्च में आपने सिलाई करके सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया और आपने दर्जियों को, अपने जो आपकी लेबर थी उनको पैसे भी दे दिए। यू डिलीवर द प्रोडक्ट इन अप्रैल। अप्रैल में जाके आपने अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दी एंड द कस्टमर पेज यू इन मई। मई के महीने में जाके कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए। सवाल ये है कि अगर कोई आके आपसे पूछता है कि ये बताएं कि ये जो 20 ड्रेसेस हैं, इसकी जो इनकम है ये कौन से मंथ की इनकम है? इज इट एन इनकम ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई? देन व्हाट इज द आंसर? सो Noman Yusuf says it is April, and I'm waiting for others. So I think it's better that you write in the chat box May, April, January, April, February, January, all the 4 months, February to May. So some of you say that it has to be divided in the 4 months or 5 months. Some of you maybe जिस मंथ में सेल हुई है, सेल किस मंथ में हुई है यही तो पूछना है। April is sales that month. Okay, so regardless of the correct answer, which is of course an accounting question, the point is that this question is the different answers actually show that there is a confusion to at least to some of the students. There is a confusion with that which month. बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि चारों मंथ में डिवाइड होनी चाहिए। तो एक्चुअली अकाउंटिंग इस किस्म के क्वेश्चंस को आंसर कर रही होती है। फिर आप देखें थोड़ी देर के लिए कि अगर इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दें कि इसमें मैं टैक्स भी इंक्लूड कर दूं और मैं कहूँ कि जी अप्रैल में भी टैक्स रेट अलग था, मई का टैक्स रेट अलग था, जनवरी का अलग था, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट भी चेंज किया, बजट में चेंज होते हैं ना, तो कौन सा टैक्स रेट लगेगा इस पे? जिस महीने की इनकम होगी उस महीने का टैक्स रेट लगेगा। सो actually this question is actually pitched in order to establish the importance of accounting, or of course the correct answer is April, because in accounting there is a rule, and the rule says that income belongs to the period in which you earn it, and you earn income when you deliver the goods or you deliver the services, when risk is transferred. तो और इसका बड़ा आसान सा टेस्ट है कि ये अप्रैल क्यों है। फर्स्ट करें जनवरी के अंदर उसने ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद हम किसी वजह से नहीं बना पाते, तो क्या हमें पैसे मिलते? नहीं मिलते, तो जनवरी तो इनकम नहीं है। फर्स्ट करें फरवरी में हमने रॉ मटेरियल परचेज किया और परचेज करके किसी वजह से हम बना के डिलीवर नहीं कर पाते, तो क्या हमें पैसे मिलते? इनकम होती? इनकम नहीं होती, तो फरवरी भी नहीं है। मार्च में हमने लेबर से बनवा लिए लेकिन हमारे पास पड़े हुए हैं, खुदा ना खास्ता चोरी हो जाते, तो क्या हमें आमदनी होती? आमदनी नहीं होती, इसका मतलब मार्च भी नहीं है। अप्रैल में जैसे ही हमने ड्रेसेस डिलीवर किए, क्या अब हमारा पैसे रिसीव करने का राइट एस्टेब्लिश हो गया? ऑल्दो पैसे रिसीव नहीं हुए लेकिन पैसे रिसीव करने का राइट एस्टेब्लिश हो गया हमारा, यानी अब पैसे कानूनी तौर पे उसको देने चाहिए। पाकिस्तान के कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे, हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। ये कानूनी तौर पे पैसे हमारे हो गए, वो पैसे जो उसकी जेब में रखे हुए हैं, अगर उसने अप्रैल में नहीं दिए, मई में भी दिए हैं, तो वो हमारे पैसे हैं। तो चूंकि अप्रैल में हमारा पैसे रिसीव करने का राइट एस्टेब्लिश हो गया है, तो हम ये कहते हैं कि इनकम हमारी अप्रैल में हो गई है, चाहे वो मई में रिसीव हो, चाहे वो जून में रिसीव हो, या किसी और मंथ में रिसीव हो। मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें थोड़ी देर के लिए। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ कि फर्ज करें कि अगर मैं आधे पैसे एडवांस में मिल गए होते, आधे पैसे अगर हमें जनवरी में मिल गए होते, फिर इनकम किस मंथ की होती? क्या आधी इनकम जनवरी की होती और आधी इनकम अप्रैल की होती? व्हाट शुड बी द आंसर? एनी गेस, एनी एजुकेटेड गेस? स्टिल अप्रैल, राइट? सो द अकाउंटिंग सेज दैट अगर वो जो पैसे जनवरी में हमें हाफ पैसे मिले हैं, ठीक है, वो हमारा एक्चुअली जो है वो हमारा कर्जा है, स्टिल अप्रैल की इनकम होगी हमारी। क्यों कर्जा है? क्योंकि जनवरी में आधे पैसे लेने के बाद अगर हम ड्रेस डिलीवर नहीं कर पाते तो क्या हमें पैसे वापस देने पड़ते हैं? बिल्कुल वापस देने पड़ते हैं। फरवरी में भी देने पड़ते हैं, मार्च में भी देने पड़ते हैं। अप्रैल में जैसे ही हमने ड्रेस डिलीवर कर दिया, पैसे वापस नहीं देने, इसके मतलब वो पैसा कर्जा नहीं रहा, इनकम बन गया है। So this is how accounting is important in answering some of the very key questions regarding income and expenses. अब सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना, थोड़ी देर के लिए सोचें कि इसमें वारंटी भी हो, अगले 1 साल की आपने वारंटी दे के रखी है, या आपने ये भी कहा है कि ठीक है जी 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न भी करा लेना, तो अब इनकम किस मंथ की होगी? हो सकता है मई में वो वापस लेके आ जाए।
तो ये सारे इश्यूज जो है अभी इनको इश्यूज को डिस्कस करना पर से पर्पस नहीं है, पर्पस ये है कि हम ये देखें कि अकाउंटिंग जो है वो कहाँ कहाँ काम आ सकती है। चलिए जी, एक और सवाल जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे पूछता हूँ, बल्कि इससे पहले हम ज़रा इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की मिसयूज़ को भी देख लें, क्योंकि अकाउंटिंग को आप में से जो लोग अकाउंटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं उनको अंदाज़ा होगा, और जो नहीं है उनके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ कि किस तरह से अकाउंटिंग को मिसयूज़ भी किया जा सकता है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को जब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो मिसयूज़ कहलाता है, और अनड्यूली अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। मिसाल देते हैं आपको ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, मतलब मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा, ठीक है? कि जी हमारा सेल्समैन है, उसको हमने टारगेट दिया हुआ है कि जी साल के अंदर तुमने 10 लाख रुपए की सेल करनी है। वो जनवरी से दिसंबर तक उसका टारगेट है 10 लाख का, वो नवंबर तक 9 लाख की सेल कर लेता है। दिसंबर के महीने में 30 दिसंबर आ गई है, कल 31 दिसंबर है, and he wants to complete his target, because if he achieves his target of 10 lakh rupees, then he is going to get a good bonus, he's going to get good performance evaluation and maybe a good increment as well. So what happens is कि वो जाता है हॉस्पिटल्स के पास, अपने कस्टमर्स के पास, मेडिकल स्टोर्स के पास, और उनसे कहता है कि जी मुझसे 1 लाख रुपए की दवाएं ले लो ताकि मेरा टारगेट पूरा हो जाए। तो वो कहता है हम क्यों ले भाई, हमें हमारे हमें तो ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि आप ऐसा करें, आप ले लें। वैसे ही उधार का मतलब उधार की ट्रांजैक्शन होती है, 1 महीने के बाद पेमेंट होती है नॉर्मली मार्केट में। तो वो कहता है आप ले लें, मही पैसे तो 1 महीने बाद देने हैं ना, तो 1 महीने बाद आप पैसे नहीं दीजिएगा, बल्कि अगले महीने आप वापस कर दीजिएगा। मैं 3 जनवरी को, 4 जनवरी को आके गुड्स रिटर्न कर लूँगा आपसे, क्योंकि रिटर्न की कंपनी पॉलिसी है कि जो एक्सेस स्टॉक होता है वो रिटर्न हो जाता है विथिन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो सेल कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही वो सेल बुक करेगा, जैसे ही वो इनवॉइस जो है वो इनवॉइस को रिकॉर्ड करेगा, वैसे ही अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही गुड्स डिलीवर होंगी, इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी, चाहे पैसे नहीं मिले। तो मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि अच्छा मुझे तो सिर्फ गुड्स रखनी है और 3 दिन बाद वापस दे देनी है, तो मेरा क्या नुकसान है, चलो तुम्हारा काम होता है तो। या हो सकता है वो ये भी कहे कि ठीक है, अच्छा तुम्हें बोनस अगर 50,000 का मिलेगा तो 10,000 रुपये मुझे दे देना, मैं तुम्हारे साथ ताउन करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें बहुत हैं परचेजिंग एंड सेल साइड पे। तो क्या होगा कि जैसे ही वो गुड्स डिलीवर करेगा, वैसे ही 10 लाख का उसका टारगेट पूरा हो जाएगा और सेल रिकॉर्ड हो जाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग कहती है गुड्स डिलीवर करने पे सेल रिकॉर्ड होती है, पैसे मिलने पे रिकॉर्ड नहीं होती। पैसे तो जनवरी में मिलने हैं। और उसके बाद वो जनवरी में जब वापस लेगा तो नेट इफेक्ट तो कुछ नहीं आएगा, मतलब, लेकिन उसको अगले 12 महीने मिल जाएंगे उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए जो उसने रिटर्न की है। मतलब अगले साल अब उसको 10 की जगह 11 लाख की सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 लाख उसने अगले साल में रिटर्न शुरू में ही कर ली है। तो उसको 12 महीने का एक ग्रेस पीरियड मिल जाएगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। इस तरह की अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिटरेचर पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, तो आप देखेंगे प्लेंटी ऑफ स्कैंडल्स ना, बाहर के कंट्रीज में जो स्कैंडल्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मिसयूज किया जाता है, तो दे आर कॉट एंड दे आर पेनलाइज्ड एंड दे आर पनिश्ड। तो वो आपको पब्लिश स्टोरीज मिल जाएंगी। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें स्केप हो जाती हैं, तो हमारे मुल्क में स्टोरीज निकालनी पड़ती हैं। हम टीचर्स होते हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं, हम एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं, तो हम चीज़ें निकाल निकाल के स्टूडेंट को बता रहे होते हैं, वो कहीं पब्लिश फॉर्म में इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती। तो एनरॉन का स्कैंडल है, वर्ल्ड कॉम का स्कैंडल है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। ये जो फाइनेंशियल जो एक आया था टर्मोइल 2008 में, उसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो सरफेस हुई थी। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली पॉइंट टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि अगर हम अकाउंटिंग की अच्छी समझ रखते हैं तो एक तो ये कि हम अपने बिजनेस के लिए एक अच्छे अच्छे तरीके से सवालों के जवाब निकाल सकते हैं, और दूसरा ये कि इस किस्म के धोखों से बच सकते हैं। अगर हमें अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग है तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ किस प्रिंसिपल को जो है वो मिसयूज किया जा रहा है। तो आई सी, लेट मी सी द चैट मैसेजेस इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। नो, इट्स नॉट नेसेसरी, it's not necessary na. So candidate Navaran has asked has actually demonstrated that the commission is actually based on payment received, not based on sale. It's not necessary. It depends on company to company. Maybe in some companies it is based on payment received, but in many companies it is actually based on the sales, the target sales which you have done. और ऑफ कोर्स अगर वो रिटर्न होंगी तो रिटर्न नेगेटिव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी, लेकिन वो अगले साल की होगी ना। तो अगले साल में उसको 12 महीने मिल गए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। देखिए एनरॉन में अकाउंटिंग का भी मिसयूज था, सिर्फ ऑडिटिंग का मिसयूज नहीं था। अगर आप एनरॉन की पूरी हिस्ट्री पढ़ें तो एनरॉन में जो इन्होंने इन्फ्लेटेड एसेट्स दिखाए थे, और इसके अलावा जो इन्होंने ऑफ द बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन की थी, वो ऑडिटिंग का मिसयूज नहीं था, वो अकाउंटिंग का मिसयूज था। अब यहाँ वक्त नहीं है कि मैं इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन यहाँ पे एलोबोरेट करूँ। इन मोस्ट फार्मा कॉस्ट इज बेस्ड ऑन सेल्स ओनली।
cost, it is based on sales only. Yes. So anyway, लेट्स मूव ऑन टू अ मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन. चलें, ये तो बड़ी कंपनी का सवाल था ना, हम छोड़ देते हैं, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है. मैं आपसे आपसे रेलेवेंट एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा छोटा, जो मुझे भी पेश आया ना. हमने जब अमन सीरी में शुरू में कोर्सेज किए, तो हमारे जो फर्स्ट बैच था ना, हमारा जो वेरी फर्स्ट बैच, वो एक्चुअली इंटरमीडिएट सिंध के बच्चों का था. और वो एग्रीकल्चर, उसका जो फोकस था वो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप थी. तो उसमें एक पार्टिसिपेंट हमारे पास आया और उसने कहा कि सर, मेरे पास ज़मीन है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप लोग इन्वेस्ट करें, मैं कैटल फार्मिंग करता हूँ वहाँ पे, हमें खाने पीने में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, फ्री का खाना पीना होगा, कैटल रेस करूंगा मैं, और उसके बाद हम सेल करेंगे और प्रॉफिट 50-50 कर लेंगे. तो मैंने भी जो है इन्वेस्ट कर दिया. अब इस स्टोरी को थोड़ा सा मैं कैमोफ्लेज कर रहा हूँ, ताकि इसके अंदर जो मैसेज है वो मैसेज कन्वे हो जाए. तो स्टोरी ये थी कि यू पार्टनर विद हाशिम बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000 फॉर अ कैटल. आपने 20,000 रुपये उसको दे दिए और उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने इलाके में अपनी ज़मीन में जाके कैटल फार्मिंग करूंगा, कैटल रेस करूंगा, इसको सेल करूंगा, और सेल करने के बाद हम 50-50 प्रॉफिट शेयर करेंगे. He has to take care of cattle in his village. Profit sharing is agreed at 50-50. He constructed a shed area with ₹3,000. उसने एक छोटा सा एक शेड वगैरह बना दिया ताकि जानवर वहां साए में खड़ा रह सके. एंड बॉट अ गोट फॉर ₹17,000. 17,000 का उसने एक बकरा ले लिया. लेटर ही सोल्ड द गोट फॉर ₹30,000. अभी जो है चल रहा है आपका ईद का सीजन, तो उसने 30,000 में वो बकरा बेच दिया. सवाल ये है सवाल ये है कि हाउ शुड ₹30,000 बी डिवाइडेड अमंग यू एंड हाशिम. अभी ये जो 30,000 रुपए का बकरा बेचा है, इसमें आपको कितने मिलने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट 50-50 शेयर हुआ था, और हाशिम को कितने मिलने चाहिए. ये जरा चैट विंडो पे लिख के दें, तो लेट मी सी कि क्या आंसर आ रहा है. सो 6.5 के 6.5 के किसको मिलने चाहिए? 6.5 के यू से इज द प्रॉफिट. ओके, चलिए हम इसको आसान करते हैं ना, थोड़े से इस कंफ्यूजन है. पहले तो ये बताएं, प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ जिसको आधा आधा होना चाहिए, ये बताएं. मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि जो चैट पे मुझे मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि 13,000 का प्रॉफिट हुआ है और दोनों को 6,500 6,500 शेयर करना चाहिए. बाज़ लोग कह रहे हैं कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है और 5,000 5,000 शेयर करना चाहिए. सो यू सी द कन्फ्यूजन है. एक मैसेज 15,000 का भी आया है. ठीक है. सो इफ आई आस्क यू माई देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू कि ये बताएं कि ये 30,000 रुपए की शेयरिंग क्या हो. अब प्रॉफिट आप जो भी समझते हैं, जो भी आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है, अब ये 30,000 रुपए मुझ में और हाशिम में कैसे डिवाइड होने चाहिए. मैं इस 30,000 में से कितने पैसे ले जाऊं और हाशिम साहब कितने पैसे ले जाएं, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट कैलकुलेशन दैट यू हैव डन. तो आप लिख के भेजें कि मी रुपीज दिस मच, हाशिम दूसरी रुपीज दिस मच. तो मुझे वो आंसर, जो पूरा आंसर मिलेगा, मैं उस पर कमेंट करूंगा. मुझे पूरा आंसर चाहिए. मी रुपीज दिस मच, हाशिम रुपीज दिस मच. सो एक पहला आंसर आया है मुझे, मेरे पास नौमान यूसुफ का. वो कह रहे हैं 25K टू यू एंड 5K टू हाशिम. मुझे अगर 25,000 मिलेंगे और हाशिम को 5,000 मिलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 का प्रॉफिट था, मुझे 20,000 मेरे प्रिंसिपल मिल गया और 5,000 का प्रॉफिट मिल गया. तो बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट. दूसरा आंसर मेरे पास चैट में बहुत बड़े जल्दी जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए मैं स्किप कर पा रहा हूँ. दूसरा आंसर है मेरे पास के 2,500 5,000 नहीं, इसमें टोटल 30,000 नहीं बन रहा. 5,000 5,000, इसमें भी टोटल 30,000 नहीं बन रहा. मुझे 30,000 का ब्रेकअप चाहिए. तीसरा एक आंसर है कि इट विल टेक 10K एंड हाशिम विल गेट 20K बिकॉज ही कंस्ट्रक्टेड अ शेड टू. नहीं, हाशिम को तो 20K मिलेंगे नहीं ना, 20K में पैसा तो मेरा लगा हुआ था ना. तो गिव मी अ मिनट, मेरे लैपटॉप का चार्जर ऑफ हो रहा है, तो मैं चार्जर लगा के कंटिन्यू कर रहा हूँ. Okay, friends, I am back, and let's share the screen again, and let's see the chat messages. So
मी ₹15 के एंड हाशिम ₹15 के। अगर मुझे 15,000 मिले और हाशिम को 15,000 मिले, तो मैंने तो 20,000 लगाए थे, 20,000 लगा के 15,000 मिलेंगे, तो मुझे तो 5,000 का लॉस हुआ, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसके बाद 5,000 टू मी एंड 25,000 टू हाशिम, ये मेरे ख्याल है उल्टा कह गए, ये कहना चाह रहे हैं कि 25,000 टू मी एंड 5,000 टू हाशिम। और एक साहब कह रहे हैं कि 20,000 प्लस 6,500 टू मी एंड हाशिम 6,500। यानी वो कह रहे हैं कि 20,000 मुझे मिलेंगे, 6,500 मुझे मिलेंगे, तो 26,500 हुए, तो हाशिम के लिए 6,500 बचते ही नहीं है फिर, क्योंकि टोटल 30,000 आए हैं, तो हाशिम को 6,500 कैसे मिलेंगे, मिल नहीं सकते। फिर एक है कि 25,000 मुझे मिलेंगे, 5,000 उसे मिलेंगे, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि 20,000 मुझे अपने ओरिजिनल वापस मिल जाएंगे, 5,000 का मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा और 5,000 हाशिम को मिल जाएगा। अब देखिए ये आंसर थोड़ा सा करीब तरह, लेकिन इसमें नुकसान क्या है, इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है इस आंसर में कि अगर मैं 20,000 रुपये लेता हूँ और हाशिम और 5,000 रुपये अपने प्रॉफिट के लेता हूँ, और हाशिम जो है वो इन टोटल जो है वो हाशिम जो है इन टोटल 5,000 लेता है, तो हाशिम फ़ायदे में रहेगा। क्यों? क्योंकि हाशिम को 5,000 तो प्रॉफिट के मिले, इसके अलावा मुझे भी 5,000 प्रॉफिट के मिले, इसके अलावा हाशिम को फ्री में जो शेड था वो बना बनाया फ्री में मिल गया। 3,000 रुपये का जो शेड बनाया था वो भी उसको फ्री में मिला, तो उसको तो ज़्यादा मिले ना। प्रॉफिट मुझे तो 5,000 मिला, उसको 5,000 का प्रॉफिट भी मिला और शेड भी फ्री में मिल गया। सो यू सी वेयर इज द इशू। इशू जो है यहाँ पे वो इसमें है कि ये सारी कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं इसमें शेड को भी शामिल होना है। यानी हमारे पास दूसरे अल्फाज में, इसको सादा अल्फाज में अगर मैं बताऊं, हमारे पास सिर्फ 30,000 रुपये नहीं है, बल्कि हमारे पास आखिर में बिजनेस के एंड में 30,000 रुपये भी मौजूद हैं और शेड भी मौजूद है। अब इन दो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30,000 और शेड की कीमत को मिला के टोटल देखना है। अच्छा, अब शेड हमने बनाया तो 3,000 का था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 3,000 का हो सकता है कि 6-7 महीने बाद जब ये बिजनेस कंक्लूड हो रहा है तो शेड की वैल्यू 3,000 ना हो, 2,000 हो सकता है बढ़ गई हो, लोहे की कीमत बढ़ती है तो वो 4,000 हो गया हो। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग से पहले यहाँ अकाउंटिंग ये कहती है कि सबसे पहले तो मुझे और हाशिम को ये डिसाइड करना है, ये एग्री करना है कि इस शेड की वैल्यू क्या है, इस शेड की मार्केट वैल्यूएशन फेयर वैल्यू क्या है। फर्ज करें हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार शेड की वैल्यू जो है ना 2,000 है, हम दोनों एग्री कर लेते हैं कि 2,000 जो है वो शेड की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के शुरू में हमारे पास 20,000 रुपये थे जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, बिजनेस के आखिर में हमारे पास 30,000 रुपये कैश है और 2,000 का शेड है, यानी 32,000 रुपये। तो 20,000 से स्टार्ट किया था, आखिर में 32,000 रुपये हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 12,000। अगर 12,000 का प्रॉफिट हुआ तो एक्चुअली 12,000 का प्रॉफिट को हम 200 में डिवाइड करें तो बनेगा 6,000 और 6,000। तो अब क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि 20,000 मुझे मेरे वापस मिल जाए ओरिजिनल, और 6,000 मुझे प्रॉफिट मिल जाए, तो मेरे 26,000 पूरे हो गए। हाशिम की कैश 6,000 नहीं मिल सकता, क्योंकि 30,000 कैश था, 26,000 मैंने ले लिए, तो 4,000 हाशिम को कैश मिल जाएगा और 2,000 जो है वो हाशिम को शेड मिल जाएगा, 2,000 का शेड मिल जाएगा, तो 6,000 उसके भी पूरे हो गए। तो दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच वी डिड फेस, कि मतलब हमने सारी प्रॉफिट शेयरिंग कर ली लेकिन हमने इस शेड की वैल्यू को काउंट ही नहीं किया, तो एंड ऑफ द डे जो है वो फायदे में रहा। अच्छा, अगर उसका फायदा देना भी हो ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको किसी पार्टनर को एक बिजनेस नॉर्म के तहत फायदा देना होता है, यानी ये नॉर्म है कि वो शेड है वो काउंट नहीं होगा, वो अब उसकी प्रॉपर्टी चला जाएगा, लेकिन आपको पता तो हो कि वो उसकी प्रॉपर्टी में जाने वाला है, वो उसको एक एडिशनल बेनिफिट होने वाला है। ये पता कब होगा? जब अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग पूरी होगी। तो ये सवाल डिस्कस करने का पर्पस इस वक्त इस सवाल की टेक्निकलिटी को डिस्कस करना नहीं था। ठीक है, सवाल डिस्कस करने का पर्पस ये है कि वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, कि ये सारी चीज़ें पहले से तय हो जानी चाहिए, और ये सब कब हो सकती हैं पहले से तय? कि जब अकाउंटिंग की बुनियादी बातें जो है वो हमें पता हो। और अकाउंटिंग एक स्किल है, एक काफ़ी स्पेशलाइज्ड स्किल है, और इसके अंदर आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जब अकाउंटिंग को स्टडी किया जाता है तो उसकी स्पेशलाइज्ड स्किल के लिए बाज़ दफ़ा 6-6 7-7 साल लग जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप करें। सो वी डोंट एक्सपेक्ट दैट मच एक्सपर्टीज फ्रॉम एवरी बिजनेसमैन, लेकिन एटलीस्ट इतनी एक्सपर्टीज तो हो कि वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सके। वो अपने अकाउंटेंट, अगर उसका बड़ा बिजनेस है तो उसका अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग कर रहा है वो उसको समझ सके, कर ना सके एटलीस्ट समझ सके। तो फॉर दिस इफ somebody wants it, then उसके लिए फिर टाइम निकालना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये 2 घंटे का हमारा टारगेट नहीं। अदर रेलेवेंट क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? एक और मिसाल देता हूँ आपको। बोथ मारिया एंड फारिया अर्निंग ₹40,000 पर मंथ। अच्छा, लेट मी चेक द चैट मैसेजेस कि वहाँ कोई सवाल हो तो मैं पहले उसको एड्रेस कर लूँ। हाशिम की मेहनत के पैसे मिले ना, हाशिम को 5,000 रुपये, 6,000 रुपये का प्रॉफिट मिला, हमने डिस्कस किया इसको।
बहरहाल वो चूँकि वो पर से उस इशू को डिस्कस करना पर से पर्पस नहीं था, इम्पोर्टेंस एस्टेब्लिश करना पर्पस था। अगर आप उस इशू में कोई क्लैरिटी चाहते हैं तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। उसको मेरा ईमेल एड्रेस आप रख सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अब्दुल्ला से ले सकते हैं। चलिए जी, अगला सवाल। बोथ मारिया एंड फारिया आर अर्निंग ₹40,000 per month from their separate business. अलग-अलग बिज़नेस है। Faria has invested ₹1 lakh at the startup in the business, whereas Maria has invested ₹500,000. दोनों का प्रॉफिट सेम है। क्या आप कह सकते हैं दोनों कंपनी सेम जा रही हैं? बिजनेस भी सेम है, प्रॉफिट भी सेम है, एक ही शहर में है, लेकिन एक ने 1 लाख रुपए लगाए, एक ने 5 लाख रुपए लगाए। तो ऑफ कोर्स अकाउंटिंग ये कहती है कि दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए लगा के 40,000 रुपए लेना जो है, वो एक अच्छा बिजनेस कहलाएगा कंपेयर टू 5 लाख रुपए लगा के 40,000 रुपए लेना। ठीक है? तो इन सवालों के जवाब अकाउंटिंग दे रही होती है। और इससे आगे जाते हैं। फर्ज करें पैसे भी सेम लगाएं दोनों, 20,000 रुपए। रहीम एंड करीम अर्न ₹20,000 पर मंथ एंड इन्वेस्टेड ₹50,000 इन देयर सेपरेट बिजनेसेस। 50,000 रुपए लगाए या 5 लाख रुपए लगाए दोनों ने, और दोनों 20,000 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन रहीम जो है वो साथ में जॉब भी करता है और साथ में पार्ट टाइम में बिजनेस करता है, जबकि करीम जो है फुल टाइम बिजनेस को दे रहा है। तो क्या दोनों बराबर है? अकाउंटिंग कहती है अभी दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि नोशनल कॉस्ट जो है, करीम जो अपना पूरा टाइम बिजनेस में दे रहा है, तो उसके अपने टाइम की भी तो कुछ कॉस्ट है, उसकी भी तो अकाउंटिंग होनी चाहिए। क्योंकि जो मिस्टर रहीम है वो तो अपने टाइम को जॉब से इनकैश कर रहा है, वो जॉब पे टाइम दे के वहाँ से कमा रहा है, लेकिन जो मिस्टर करीम है वो अपना टाइम अपने बिजनेस को दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में उसको भी अकाउंट फॉर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है ये अकाउंटिंग इनको आंसर कर रही है। सो यस, रिटर्न ऑन एसेट कंपैरिजन इज अ वेरी गुड कंपैरिजन। इस पे हम आखिर में बात करेंगे। तो अब मसला ये है कि अगेन अगर आपको डिफरेंट बिजनेसेस को कंपेयर करना हो ना, तो हम सेल की बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते, हम प्रॉफिट की बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते, हम प्रॉफिट मार्जिन की बेस पे भी कंपेयर नहीं कर सकते। प्रॉफिट मार्जिन हम कहते हैं प्रॉफिट अपॉन सेल को, कि 1 रुपया अगर मैं सेल कर रहा हूँ, 1 रुपये की सेल हो रही है मेरी, तो 1 रुपये की सेल में मुझे कितने पैसे बच रहे हैं, या दूसरे अल्फाज में 100 रुपये की सेल हो रही है, तो 100 रुपये की सेल में हाउ मच आई एम सेविंग, दिस इज प्रॉफिट मार्जिन। फॉर एवरी 100 रुपी हाउ मच इज माई प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मार्जिन क्या ख्याल है? जो जो बड़ी बड़ी कैपिटल गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल टोयोटा मोटर्स है, इंडस मोटर्स है, टोयोटा मोटर्स या पार्क सुजुकी है, वो एक गाड़ी के ऊपर कितना कमाते होंगे? यानी एक गाड़ी अगर 100 रुपए की है तो उसमें कितना प्रॉफिट होता होगा उनका? कोई है, कुछ आइडिया है किसी को? पार्क सुजुकी मोटर्स का पर कार प्रॉफिट आपके ख्याल में पर 100 रुपीज कितना प्रॉफिट होता होगा? ओके, सो 10,000, 50%, 70%। ऑफ कोर्स चूंकि कैपिटल गुड्स हैं, यानी कि कैपिटल गुड्स इन द सेंस कि इनकी इनका टर्नओवर सेल कम होती है, लेकिन इनका मार्जिन ज़्यादा होता है। जितनी गुड्स बड़ी होंगी, जितनी उनकी साइज़, उनकी टेक्निकलिटीज़ बड़ी ज़्यादा होंगी, उतना उनकी टर्नओवर कम होगा, लेकिन टर्नओवर मीन सेल कम होगी, लेकिन रिलेटिवली मार्जिन ज़्यादा होगा। तो सवाल अगर ये पूछा जाए कि ये बताएं कि मेट्रो स्टोर या चेज डिपार्टमेंटल स्टोर या कोई और सुपर स्टोर, उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा या टोयोटा मोटर्स और पार्क सुजुकी मोटर्स का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा? तो इट्स इजी टू इन्फर कि पार्क सुजुकी मोटर्स या टोयोटा मोटर्स का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। जो मैक्रो या चेज डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो रिटेल करते हैं, ग्रोसरी इम्तियाज़ है फॉर एग्जांपल, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। तो क्या इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि टोयोटा मोटर्स इज बेटर देन इम्तियाज और पार्क सुजुकी मोटर्स इज बेटर देन इम्तियाज बिकॉज देयर प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर? द आंसर इज नो। वी कैन नॉट कंपेयर प्रॉफिट मार्जिन अक्रॉस टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे जितना पार्क सुजुकी सेल करता है, उससे ज़्यादा हो सकता है इम्तियाज सेल कर रहा हो। हमारे पास नंबर्स नहीं है, ठीक है? और उसकी सेल इतनी ज़्यादा हो कि सेल के अंदर प्रॉफिट कम भी हो, लेकिन इतनी ज़्यादा सेल हो कि वो प्रॉफिट जब उसको टोटल करें तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट बढ़ जाए। सो वी कैन नॉट कंपेयर profits across two different businesses. We cannot compare sales across two different businesses. We cannot compare profit margins across two different businesses. The only thing which can be compared across businesses, अगर आप मैकडोनल्ड्स की परफॉर्मेंस को पार्क सुजुकी की मोटर्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना चाहते हैं और उसको फिर इम्तियाज से कंपेयर करना चाहते हैं, तो एक अकाउंटिंग रेशो है, एक अकाउंटिंग मेजर है जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, या उसके डिफरेंट वर्जन है ROA या ROE। तो उनको एक्चुअली कंपेयर किया जा सकता है। यानी
हम अगर बात करें कि प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर दें, यानी रिगार्डलेस ऑफ ये कि मैंने पार्क सुजुकी मोटर कंपनी खोल रखी है, या मैं इम्तियाज़ का ओनर हूँ, या मैं मैकडोनल्ड्स का ओनर हूँ, जो बिजनेस मैंने ना, वो कहता है यार मैंने लगाया कितना और मुझे मिला कितना, इसका अगर रेशो निकाल लें ना, तो ये रेशो आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री, अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री, क्योंकि इवेंचुअली जो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस मेजर है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जी मैंने लगाया कितना और मुझे मिला कितना। पार्क सुजुकी भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठा हुआ है, इम्तियाज भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठा हुआ है, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो मेजर है कि जी मैंने लगाया कितना और मुझे मिला कितना, तो इस मेजर को हम अक्रॉस द इंडस्ट्री कंपेयर कर सकते हैं। और इसका जो रफ बेंचमार्क होता है वो मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है, यानी यही पैसा अगर बैंक में रख दिया जाता, अगर मेरा कोई तसव्वुर नहीं है कि वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है, तो मैं यही 1 करोड़ रुपया बैंक में रख लूँ तो बैंक से मुझे जो है 12 लाख रुपए मिल जाते हैं साल के, 12% रिटर्न है। और अगर यही एक 1 करोड़ रुपया मैं बिजनेस में लगा दूं, तो अब मुझे जो है, चूंकि रिस्क फ्री 12% है, तो मुझे 15% मिलना चाहिए, 20% मिलना चाहिए। तो ये एक रेशो होता है, जिस रेशो को चाहे आप स्टॉक मार्केट ले लें या आप कोई भी बिजनेस ले लें, जिसको हम डिफरेंट अक्रॉस द बिजनेस जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। सो फॉर्मूला ऑफ आर ओ आई इज एक्चुअली प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट मेजर्स होते हैं, अकाउंटिंग के कोर्सेज की बुक्स आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का एक मेजर होता है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, एक मेजर होता है अगर छोटा बिजनेस है तो पार्टनर्स ने कैपिटल कितना लगाया हुआ है, और टुगेदर विद रिटेन इनकम उनकी कितनी है बिजनेस के अंदर। एक मेजर इसका हो सकता है आपकी जो है वो टोटल एसेट्स, कि आपके टोटल बिजनेस के अंदर एसेट्स कितने हैं, तो फिर प्रॉफिट का मेजर भी अकॉर्डिंगली एबिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये टेक्निकलिटीज़ हैं, हम उस लेवल पे डिस्कस करने नहीं जा रहे, हम बड़े सरफेस लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको एक से ज़्यादा बिजनेसेस को कंपेयर करना हो, या अपने बिजनेस का सबसे जो की रेशो है, जो आप कहीं भी किसी भी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कि आपने लगाया कितना और आपको मिला कितना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द अकाउंटिंग पार्ट, अब कुछ अकाउंटिंग टिप्स मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो बेस्ड ऑन माय टीचिंग एक्सपीरियंस एट IBA, जिसमें हमने डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी था इसमें, और इसमें एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी था, और इसमें सोशली अनप्रिविलेज्ड लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी थे। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीडी से किए हैं, और उनमें से कुछ की हमने रिसर्च भी की है, कुछ की इंडिविजुअल उनके वेंचर्स जाके स्टडी भी की हैं उनकी अकाउंटिंग, तो वो, और कुछ कुछ वेंचर्स मैंने खुद भी किए हैं, तो उससे जो अकाउंटिंग टिप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट थिंग, कीप थिंग्स सिंपल फॉर यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Excuse me, Mr. Asif Jafar, can you hear me? I'm sorry to यस, interrupt. यस, यस। स्क्रीन पे थोड़ी सी एनोटेशंस आ रही हैं, एनोटेशंस आप ऑफ कर देंगे अपने पास से, ताकि ये स्क्रीन पे स्क्रिबलिंग बंद हो जाए। ओके, मैं कैसे ऑफ करूँ? आपके पास ऊपर टॉप राइट पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा होगा जी आ रहा है बिल्कुल। और का, उस पर आप डिसेबल अटेंडी एनोटेशन कर दें। डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन, ठीक, कर जी दिया, कर दिया। बस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो सम अकाउंटिंग टिप्स, कीप थिंग्स सिंपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप स्टार्टअप पे हैं, अगर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं जो अभी एक मेच्योर लेवल पे नहीं पहुंचा, तो अकाउंटिंग पे अपना ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें, अकाउंटिंग पे अपनी ज़्यादा रिसोर्सेज ज़ाया ना करें। मैं अकाउंटिंग का टीचर होके ये नहीं है कि मैं अकाउंटिंग की बिला वजह फेवर करूँ, मतलब अकाउंटिंग को उस वक्त रखें जिसको हम, हमारे उर्दू में एक मुहावरा है, ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी जो ज़रूरत होती है ना वो रीइंफोर्स करती है ईजाद को, ईजाद खुद ही हो जाती है जब ज़रूरत पेश आती है। तो अकाउंटिंग को ज़रूरत की दर्जे में रखें शुरू में, यानी you should not worry about accounting of your business, you should focus more on your business and do accounting as per your own understanding, your own convenience at the start, right? Point number 2, but keep things simple for your understanding, but keep them, लेकिन रिकॉर्ड जरूर करना है, मतलब हवा में नहीं रखना चीज़ों को। अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हफ्ते में आप 2-3 सेल भी अगर कर रहे हैं ना, तो उसको भी आप ये ना सोचें कि बस ठीक है सेल कर दिए तो फेसबुक पे तो लिखा हुआ है कि मैंने सेल की है, प्राइस भी लिखी हुई है, तो जब चाहिए होगा तो फेसबुक से निकल आएगा। नो, यू शुड कीप रिकॉर्ड समवेयर, उसको किसी न किसी तौर पे, बेशक आप अकाउंटिंग प्रोटोकॉल ऑब्जर्व ना करें, आप कोई अकाउंटिंग मॉडल ऑब्जर्व ना करें, आप अपनी डायरी लिख लें, या आप मोबाइल के अंदर एक नोट पैड के अंदर एक नोट ओपन कर लें और वहाँ पे डेट वाइज आप एंट्री करते जाएं, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड जरूर करें, कीप जरूर, बी कंसिस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब शुरू में हमें एहसास नहीं होता, हम कभी इधर लिख देते हैं तो कभी उधर लिख दिया, तो कभी हमने सेल के नाम से लिख दिया, तो कभी हमने कॉस्ट लिख दी, तो कभी हमने कैश लिख दिया, तो
अभी तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, मेमोरी भी याद होगी, लेकिन 3 महीने बाद जब आप लेके बैठेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अच्छा यहाँ सेल लिखा था, यहाँ कैश लिखा था, तो ये कैश और सेल में फ़र्क क्या था उस वक्त, या उसमें कैश कितना आया था, उधार कितना था, वगैरह वगैरह। सो बी कंसिस्टेंट, जो भी मॉडल आप चूज़ करें, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉपर मॉडल ना हो, बट यू शुड बी कंसिस्टेंट विथ योर सेल्फ। जो भी आप मॉडल अपने लिए बनाएं, जो कॉलम्स बनाएं, जो डायरी बनाएं, उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ लेके चलें, और वो अपनी आसानी के लिए बहुत सिंपल रखें। बी एडॉप्टिव टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, यानी जब बिजनेस एक अच्छे लेवल पे पहुंचने लगे, जब आपको खुद ज़रूरत महसूस होने लगे कि यार अच्छा, पिछले पीरियड में मैंने कितनी इनकम की, या अब मेरे पास इन्वेंट्री कम क्यों हो रही है, या अब मेरे पास टाइम क्यों नहीं बच रहा, या अब मेरे सूट क्यों सेल नहीं हो रहे, मेरी कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, पहले कॉस्ट क्यों नहीं ज़्यादा थी। ये वो सिचुएशंस हैं जहाँ आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत महसूस होगी। जब अकाउंटिंग की ज़रूरत महसूस हो तो फिर वहाँ अडॉप्ट करें, उन लोगों से मशवरा करें जो अकाउंटिंग जानते हैं, या उन लोगों से मशवरा करें जो आपके सर्कल में जो इस किस्म के बिजनेस कर रहे हैं, कि वो किस तरह से अकाउंटिंग कर रहे हैं। कंसिडर फॉर्मल अकाउंटिंग व्हेन यू फील इट्स नीड। एक वक्त आएगा कि आपको फील होगा कि नहीं यार, अब ये मेरी डायरी नहीं चलेगी, अब ये मेरा नोट नहीं चलेगा, बल्कि अब मुझे प्रॉपर जो है, क्योंकि कब ये ज़रूरत पेश आ सकती है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि कोई तीसरी थर्ड पार्टी आपसे कहे कि जी मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तुमने 1 लाख रुपए लगाए, मैं 10 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, बताओ परफॉर्मेंस क्या है। अब उस बताने वाले को आप अपनी डायरी बताएंगे ना तो वो समझ में नहीं आएगी, फिर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो इस किस्म की और भी जब सर्कमस्टेंसेस आती हैं, तो फिर वहाँ आप अकाउंटिंग को, फॉर्मल अकाउंटिंग को जो है इनवाइट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई अकाउंटेंट हायर कर लें, वो आपके लिए अकाउंटिंग कर देगा, आप किसी आउटसोर्स कर दें किसी को, वो कर देगा, या आप किसी कंसल्टेंट से मशवरा कर लें, वो आपको एडवाइस कर देगा कि आप कैसे भी चीज़ों को लेकर चलें। सो then if we start a new business, when we start a new business, it is suggested that before starting a new venture, we should come up with a very preliminary financial feasibility. वैसे तो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी जो है ना वो यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बनती हैं, और बड़े बड़े कंसल्टेंट लाखों रुपए लेके फाइनेंशियल फीजिबिलिटी बनाते हैं, और बाज़ दफ़ा 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं फीजिबिलिटी बनाने के लिए। लेकिन जो डॉक्टर शाहिद कुरैशी ने आपके साथ अफेक्चुएशन थ्योरी शेयर की होगी, उसमें जो प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं वो ये कहते हैं कि जी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, लंबी चौड़े फोरकास्ट करना छोटे बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी नहीं है, उसको तो करके चीज़ें देखनी है। तो ये जिस फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही बेसिक लेवल की कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हमें करनी चाहिए, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एटलीस्ट हम ये कैलकुलेट कर लें कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, यानी जो भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं वो कितनी हम सेल कर लेंगे कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे, एटलीस्ट हमारा लॉस नहीं हो रहा होगा। उसके बाद अगर मजीद सेल करेंगे तो हम प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि शुरू में तो ऑफ कोर्स कॉस्ट कॉस्ट ज़्यादा होंगी, रेवेन्यू कम होगा, आमदनी कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। फिर जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी, आप ज़्यादा सेल करते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके खर्चे और आपकी आमदनी बराबर हो जाएगी। इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस ब्रेक इवन पॉइंट को एनालाइज करने के लिए हम ये कहते हैं कि यार इसके लिए इसका बड़ा सिंपल से समझने के लिए हम ये समझ लें कि हमारे पास कुछ कॉस्ट होती हैं जो फिक्स कॉस्ट होती हैं बिजनेस की, और कुछ कॉस्ट होती हैं हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारे बिजनेस की। फॉर एग्जांपल अगर मैं किराया दे रहा हूँ तो वो मेरी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि मैं 1 यूनिट बेचूँ या 10 यूनिट बेचूँ, किराया मुझे उतना ही देना है। अगर मैं अपने स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ तो वो मेरी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि अगेन मैं 1 यूनिट बेचूँ या 5 यूनिट बेचूँ, मुझे सैलरी उतनी ही देनी है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट उसको कहते हैं कि जो आपकी सेल के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल जो जो प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट आप रीसेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्टेशनरी खरीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ, तो मैं एक पेन 5 रुपये का खरीद रहा हूँ और 10 रुपये का बेच रहा हूँ, तो ये जो पेन की कॉस्ट है 5 रुपये, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। जितने ज़्यादा पेन बेचूंगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट मेरी इंकर होगी, तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो अकाउंटिंग में इसको हम एक छोटे से फॉर्मूले में बिल्ट इन करते हैं। हम कहते हैं कि यार अगर एग्जांपल ले लेते हैं, उससे फार्मूला समझ में आ जाएगा। फर्स्ट करें मेरी फिक्स कॉस्ट 32,000 रुपये, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1,000 रुपये प्रोडक्ट पड़ती है, 200 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लगते हैं, तो हर प्रोडक्ट पे मुझे 1,200 रुपये की कॉस्ट आती है। और मेरी जो सेलिंग प्राइस मैंने रखी हुई है, जो मैं प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, वो 2,000 रुपये में सेल कर रहा हूँ। ये 3 डेटा मेरे पास अवेलेबल है, मेरे बिजनेस से अवेलेबल। मुझे नहीं पता मैं कितने यूनिट सेल करूंगा, क्योंकि रेवेन्यू बहुत अनसर्टेन होता है नए बिजनेस के लिए। आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ मच रेवेन्यू, हाउ मच इनकम आई एम गोइंग टू अर्न द नेक्स्ट पीरियड, but what I know is that my total cost are 32,000. I know it because I have established my venture. This is the fixed cost, and each of the cost of each of the individual product which I am selling is 1,200.
एंड द सेलिंग प्राइस इज 2000, इट मीन्स दैट कि अगर मैं 2000 की सेल करके और मैं जो है वो 2000 रुपये सेल करके और 1200 रुपये उसकी कॉस्ट आ रही है, तो मुझे 800 रुपये बच रहे हैं एक यूनिट पे। एक यूनिट पे अगर मुझे 800 रुपये बच रहे हैं तो मैं कितने यूनिट सेल करूं कि मुझे 32,000 रुपये पूरे रिकवर हो जाए। मेरे जो फिक्स कॉस्ट के 32,000 रुपये मुझे रिकवर करने हैं, वो इन 800 रुपये की पेन बेच के ही तो रिकवर करना है। हर पेन पे 800 रुपये बच रहे हैं। So what I do is I simply divide this fixed cost by this 800. This 800 is known as contribution margin. Contribution margin is equal to selling price minus variable cost per unit. So selling price minus variable cost per unit is contribution margin. And what I do is कि मैं अपनी total cost को इस 800 रुपये से divide कर दूं। बड़ी मेमन कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है कि 800 रुपये एक यूनिट पे बच रहे हैं, 32,000 रुपये कब बचेंगे। तो 32,000 को 800 से डिवाइड कर दूं तो मुझे आता है कि 40 यूनिट्स अगर मैं सेल कर लूं तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो 32,000 हो जाएंगे। इसका मतलब मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी पूरी। इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट फाइनेंशियल फीजिबिलिटी इतनी तो हम करें जब भी किसी नए बिजनेस में जा रहे हैं कि हम जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस करके देखें, हमें पता हो कि कितने यूनिट सेल करेंगे तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस में पढ़ रहा हूँ। कैन यू गिव फॉर्मूला ऑफ आरओआई, काइंडली डिसेबल एनोटेशन बाय पार्टिसिपेंट्स, इट्स डन। सर वो भी पूछें माँ ज़रूरत है तो। समेडा फ्री सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी ज़रूरत ईजाद की माँ है तो ईजाद का बाप कौन है। ईजाद का बाप जो है वो स्किल है। स्किल नहीं होगी तो ईजाद नहीं हो सकती, ज़रूरत के होते हुए भी ईजाद नहीं हो सकती। ठीक है, चलें एनीवे। तो इट वाज द ब्रेक इवन एनालिसिस एंड एक एग्जांपल है अब छोटी सी ब्रेक इवन एनालिसिस को ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे। एक कंपनी है, उसकी सेलिंग प्राइस 30 रुपीज़ है और उसकी एक यूनिट पे जो कॉस्ट आ रही है वो 15 रुपये है। इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा, 15 रुपये। 30 रुपये की सेलिंग प्राइस है, 15 रुपये की कॉस्ट है, तो 30 में से 15 माइनस करेंगे तो एक यूनिट पे मुझे 15 रुपये बच रहे हैं। इफ़ आई एम सेविंग 15 रुपीज़ ऑन ईच यूनिट, देन अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 1,20,000 है तो मुझे कितने यूनिट सेल करने चाहिए। सिंपली डिवाइड कर दें 1,20,000 को 15 से, यू विल गेट द आंसर, राइट। सो नाउ एनी क्वेश्चंस। ये आज का अकाउंटिंग का एजेंडा इतना ही था। अगला जो सेशन अभी हम शुरू करेंगे उसमें मैं अपने कुछ एंटरप्रेन्योरियल इनसाइट्स आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद एक ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेंगे कि जिसमें अगर आप कोई ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहें। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट 8,000 4,000, so it's 120,000 divided by 15, it's I think it's 8,000 ना, 8,000 यूनिट्स आंसर होगा जी, 8,000 यूनिट्स आंसर होगा बिल्कुल, राइट। एनी क्वेश्चन अकाउंटिंग के हवाले से। मतलब हम जो अकाउंटिंग नॉर्मली सम कोर्सेज में पढ़ाते हैं वो पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मॉडल डिस्कस करते हैं, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है कि उस मॉडल को हम डिस्कस करें। और वो मॉडल मेरा यूट्यूब पे उर्दू में पड़ा हुआ है। बेसिकली वो उर्दू स्पीकिंग और उर्दू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक भी आपसे शेयर कर लूँगा। मैं लिंक आपसे शेयर कर लूँगा, अब्दुल्ला से शेयर कर लूँगा, वो आपसे शेयर कर लेगा। इसके अलावा कोई कंसर्न हो इस अकाउंटिंग के हवाले से, कोई बात हो तो बताएं, वरना हम फिर आगे चलें। सो अब्दुल्ला आर यू है? अब्दुल्ला आर यू है? सर एक सवाल है पार्टिसिपेंट्स का ना, ये हाथ हैंड रेस किए हुए इन लोगों ने। जी जी, मैं कैसे अनम्यूट कर सकता हूँ? चलें जी, मैंने अनम्यूट किया। मैं कर देता हूँ सर, एक मिनट। जी 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 दुआ, आपकी आप आवाज़, सवाल। आपकी दुआ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। दुआ मुजाहिद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आपको आवाज़ आ रही है? जी अब आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। मैंने आपसे पूछना था कि जब आपको सर्टेनिटी नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट पे कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो आप फिर कैसे कैलकुलेट करोगे अपना ब्रेक इवन पॉइंट? गुड क्वेश्चन। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपने सेलिंग प्राइस ही तय नहीं की, लेकिन कॉस्ट का तो मुझे पता है ना। आपकी वेरी करती है आपकी प्रोडक्ट पे। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आपका कस्टमाइज्ड है तो वो उसकी प्राइस उस कस्टमाइजेशन पे डिपेंड करती है ना, तो यू डोंट रियली नो कि आपका हर प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस पे जाता है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करें? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कस्टमाइज प्रोडक्ट का सिनेरियो है
तो हम कोई रफ एवरेज तो निकाल सकते हैं। हम हाँ ये तो जी। कर सकते हैं कि ठीक है यार, मेरी प्रोडक्ट 1000 से 2000 के दरमियान सेल होती है और उसकी कॉस्ट इतने से इतने के दरमियान होती है, तो उसका एवरेज ये है और उसका एवरेज ब्रेक इवन ये है। सो द पॉइंट इज कि कुछ ना करने से कुछ होना बेहतर है। मुझे कुछ तो पता हो, और अगर मैं ये कब होगा, जब आपका बिजनेस बिल्कुल नया होगा। और ये हम ब्रेक इवन पॉइंट का बड़ा सिंपल मॉडल बना रहे हैं, लेकिन अगर आपके बिजनेस को 3 महीने हो चुके हैं तो पिछले 3 महीने का डेटा आपके पास होगा कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट कितनी बिक रही है। तो उससे रिलेटिव प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन हो तो फिर ब्रेक इवन को में हम पढ़ाते हैं आगे कि ब्रेक इवन के फॉर्मूले को हम कस्टमाइज कर सकते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, मल्टीपल प्रॉफिट मार्जिन हो, तो फिर ब्रेक इवन कैसे निकलेगा। तो लेकिन बहरहाल वो एडवांस लेवल डिस्कशन है, अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। द मैसेज इज कि एक बिल्कुल सिंपल एंटरप्रेन्योरल मैसेज है, वो ये है कि आपको कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि जी आगे आपकी ब्रेक इवन के लिए आपको कितने एवरेज कितने कस्टमर चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस हम करते हैं, यानी हम कहते हैं ठीक है यार, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट एनी सिंगल एस्टिमेट, सो वी कम अप विद 10 डिफरेंट एस्टिमेट्स, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, एवरेज, मिडल एवरेज, अबव एवरेज, समथिंग लाइक दिस। 5-10 सिनेरियो आपके पास हैं और वो सारे सिनेरियो की कैलकुलेशन आपके पास मौजूद है। लेकिन अफेक्चुएशन थ्योरी ये कहती है कि स्पेशली अगर हम बिल्कुल नया बिजनेस कर रहे हैं और नए हाथ डाल रहे हैं, एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है, तो हम लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में ना जाएं। हम सिंपल कैलकुलेशन रख के एटलीस्ट एक आइडिया हो हमें, ताकि हम बिल्कुल ब्लैंक माइंडेड ना हो जाते हुए। फ्रेंड्स, एनी अदर कंसर्न, एनी अदर क्वेश्चन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट पे लिखने के बजाय अगर आप हैंड रेज कर देना तो वो ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा जी आसान डॉक्टर होगा। अंदर साहब। जी जी सर। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जो एग्जांपल दी थी टोयोटा और पार्क सुजुकी मोटर्स का, कि वो ज़्यादा मतलब उनकी प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स रेवेन्यू हो रही है, तो सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि आपने जो ये टॉपिक पढ़ा है ब्रेक इवन एनालिसिस, अगर हम इसको टोयोटा और पार्क सुजुकी मोटर्स के दरमियान कंपेयर करें, तो आपको क्या लगता है कि इनका जो ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट है वो कौन सी कंपनी का अच्छा होगा? देखिए, अच्छा नीड्स टू बी डिफाइंड। व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा, है ना, पहली बात। सर फिर दूसरी मतलब बात ये ये कि सारी ये कंपनीज तो इतनी इतनी रेगुलेटेड और इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कंपनीज हैं कि इनके तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर कोई 50 लोग होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। और इनका जी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए तो पूरा एक फाइनेंशियल मॉडल बना हुआ होगा एक्सेल के ऊपर या ईआरपी के ऊपर, जिसके अंदर वो ब्रेक इवन वगैरह कैलकुलेट करते होंगे। सो जी आई सर। थिंक ये बड़ा बड़ा ऐसा सवाल है जिसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है। मतलब वी कैन नॉट से, दो वी नो। मतलब आप में से कुछ लोगों को अंदाजा होगा कि पार्क सुजुकी और टोयोटा इंडस मोटर्स की बेसिक बिजनेस मॉडल में फर्क क्या है, वो हम आगे अगली प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने वाले हैं। दोनों का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है ना। पार्क सुजुकी जी पार्क सुजुकी का फीचर क्या है, पार्क सुजुकी जो गाड़ियां देता है उन गाड़ियों की मेन फीचर क्या है जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां बिकती हैं। क्या ख्याल है आपका, किसी को आइडिया है सर सुजुकी मेरा मोटर्स ये की? ख्याल है सर मेरा हम्म। ख्याल है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि जो सुजुकी मोटर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो उनके मतलब टेक्नोलॉजीज तो अच्छे हैं, इंजन एफिशिएंट्स भी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो टोयोटा के हैं ना, वो सुजुकी मोटर्स से भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो वो हाँ, तो लेटेस्ट फिर टेक्नोलॉजी लोग की क्यों लेते गाड़ी हैं, फिर लोग पार्क सुजुकी की गाड़ियां क्यों लेते हैं? चैट में लोगों ने जवाब दिया है, सही जवाब दिया है कि एक्चुअली इट इज द प्राइस ना। पार्क सुजुकी जी मोटर प्राइस पे खेल रही होती है। वो कहती है यार, सबसे सस्ती गाड़ी जो है, अगर आपको मिलेगी, नई गाड़ी आपको लेनी है सबसे सस्ती, तो वो मेरान मिलेगी या अल्टो मिलेगी, राइट है ना। तो वो राइट असल में प्राइस पे खेल रही है, तो उसका उसका मार्जिन इसका मतलब कम होगा, उसकी क्वालिटी भी कम होगी, वो क्वालिटी पे नहीं खेल रही। टोयोटा की आप कम से कम गाड़ी लेने जाएं तो वो आपको 20 लाख से कम नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है जी 20 लाख भी मैं कम ही कह रहा हूँ, 20 लाख से ज्यादा की मिलेगी। तो जी बिजनेस ऐसा ही मॉडल अलग है, तो वी कैन नॉट कंपेयर द ब्रेक इवन पॉइंट्स ऑफ टू कंपनीज एज सच। मतलब उनकी परफॉर्मेंस कंपैरिजन, बहरहाल एक ही इंडस्ट्री की कंपनीज हैं तो उनके कंपैरेटिव्स होते हैं, उनका आरओआई देखा जाएगा, उनके प्रॉफिट मार्जिन देखे जाएंगे। और ब्रेक इवन पॉइंट, देखिए, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में यूज भी नहीं होता। यानी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे दो कंपनियों को कंपेयर नहीं करते कभी। ब्रेक इवन पॉइंट तो उसलिए इस्तेमाल होता है जब कोई कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आना चाह रही है ना, तो वो थ्रेशोल्ड कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। अगर कंपनीज को कंपेयर करना है तो कंपेयर के रीजन के लिए तो अदर टूल्स हैं। उनके प्रॉफिट मार्जिन है, जो सबसे बेसिक कंपैरिजन हमने पहले भी बात की कि वो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा और भी विद इन द इंडस्ट्री कंपैरिजन के लिए और भी रेशियोज हो सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज नॉट फॉर कंपैरिजन। एनी अदर कंसर्न्स, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रेंड्स? सर अवेश फ्रॉम कराची। जी जी जी, अवेश।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर माय सलाम। क्वेश्चन इज दैट कि हम जैसे एकेडमिक्स में जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज हमारी अकाउंटिंग की नहीं आती। और अगर हमारी जॉब, एक तरीका तो ये होता है कि जॉब अकाउंटिंग की जाए तो उससे अकाउंटिंग बेहतर हो जाए, और अगर हमारी जॉब भी अकाउंटिंग से रिलेटेड ना हो तो अकाउंटिंग की एक्सपर्टीज कैसे ली जा सकती है, उसके लिए कुछ आप बताएंगे? ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, इस दौर में किसी चीज़ की एक्सपर्टीज लेना भी चैलेंज नहीं है। ये मैं पूरे वसूख के साथ और पूरे खुलूस दिल के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर विलिंगनेस, योर इंटरेस्ट, योर पैशन। ठीक है सर। आज के दौर के अंदर एक, अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक है ना, आपने ज़िंदगी भर मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी लेकिन आपको डॉक्टर बनने का शौक है, आप अपने शौक की तस्कीन कर सकते हैं। आप डॉक्टर लेवल की सारी एजुकेशन एक्वायर कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आपको प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आप नॉलेज की हद तक सारी चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं। और आई एम अ लाइव एग्जांपल। मैंने सारी ज़िंदगी अकाउंटिंग पढ़ी शुरू में, और उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स किया क्योंकि मेरा शौक था। तो लोग पूछते हैं कि यार मास्टर्स कैसे किया आपने, बैचलर्स तो किया नहीं कंप्यूटर साइंस में, तो मास्टर्स कैसे किया? और वो मास्टर्स भी कैसे किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम नहीं है कि मैं इस पर ज़्यादा डिवोट करूँ, कि आई वाज द टॉप स्टूडेंट। 17 स्टूडेंट थे, एनईडी के ग्रेजुएट्स थे उसमें, आईबीए के ग्रेजुएट्स थे जो कंप्यूटर साइंस पढ़ के आ रहे थे। मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी थी। मैं रात में 3 बजे तक बैठा रहता था, प्रोग्रामिंग करता रहता था। मेरी बेगम साहिबा कहती थी आपने दूसरी शादी कर ली है लैपटॉप से, सारा दिन सारी रात आप लैपटॉप लेके बैठते हैं। बट इवेंचुअली आई मैनेज टू गेट द टॉप, क्योंकि शौक था, पैशन था। मतलब 2 जो डिफ़िकल्ट कोर्सेज़ थे उसमें मेरा टॉप आया। तो पॉइंट ये है कि आज अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो यूनिवर्सिटी की ज़रूरत, यूनिवर्सिटी कैन सपोर्ट यू, कोचिंग कैन सपोर्ट यू, बट इफ़ यू हैव द विलिंगनेस एंड द पैशन हो आपका, विलिंगनेस हो, और आप एफर्ट लगाएं, टाइम लगाएं, तो मैं आपको बताता हूँ इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, यूएस की किताबें मौजूद हैं, इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मौजूद हैं, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो चैनल्स मौजूद हैं कि हाई लेवल अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करना, बल्कि अकाउंटिंग क्या, मैं कहता हूँ आप जितने लोग बैठे हुए हैं ना, अगर वो ये डिसाइड कर लें कि उनको जावा सीखना है और उन्होंने कंप्यूटर साइंस कभी नहीं पढ़ी, तो 4 महीने में जावा सीख सकते हैं। 4 से 5 महीने में अगर आप रोज़ के 3 घंटे 4 घंटे लगाएं तो 4 महीने में आप में से हर आदमी जिसको शौक हो, शौक प्राइमरी चीज़, चाहे उसने कभी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, वो जावा सीख सकता है। ये मतलब मैंने प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, और ये मैं अपने स्टूडेंट से कहता भी हूँ। तो ये आज आज से आपको पता है कि आज से सालों पहले, मतलब हम अपने लिटरेचर में पढ़ते हैं कि एक एक हदीस के लिए जो है ना, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ना सालों ट्रैवल किया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल किया, और ट्रैवल करके बाद में पता चला कि अच्छा ये एक हदीस उनकी नॉलेज में आ गई कि हाँ ये ऑथेंटिक हदीस है। आज के दौर में ये चैलेंज नहीं है। आज के दौर में चैलेंज पता है क्या है? आज के दौर में चैलेंज है फिल्टर करना। इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है चारों तरफ से, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके अंदर वैल्यू ऐड करने के बजाय आपकी वैल्यू डिग्रेड करने लगी है। नॉलेज इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट का मसला आ रहा है। हाँ, आप नॉलेज मतलब मैनेजमेंट। आप गूगल खोलें, अक्सर ऐसा होता है कि मैं ईमेल खोलता हूँ और मैं जिस काम के लिए खोलता हूँ कंप्यूटर, वो काम रह जाता है, बाकी 10 काम हो जाते हैं। 1 घंटे बाद पता चलता है अरे असल काम तो ये था। फेसबुक भी देख लिया, व्हाट्सएप के भी मैसेजेस चेक कर लिए, ईमेल भी चेक कर लिए, इधर भी चले गए उधर भी चले गए। तो इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करना, अपने आप पे कंट्रोल करना, इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करना, ये आज का बड़ा चैलेंज है। Any other question regarding accounting? Then we start the next part of the presentation, friends. Any other concern, any other question? Feel free to ask. इरफान मुदस्सिर। जी इरफान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो इट्स समथिंग व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग विद मी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू सम बिजनेस। आई रिसेंटली केम बैक फ्रॉम सऊदी, तो मेरा कोई ऐसा बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। द रीज़न आई एम इन द क्लास इज कि मैं थोड़ा सा सीखना चाह रहा था, अपने अंदर कुछ हौसला भी पैदा करना होता है बिजनेस करने के लिए सैलरीड रहने के बाद। तो कीपिंग इन माइंड कि मेरे सोशल नेटवर्क के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं विच आर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। ओके। तो एंड आल्सो बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा भी सही कि आप चूँकि पहला कुछ कर रहे हो तो इट शुड बी समथिंग सेफ। तो रियल स्टेट या कंस्ट्रक्शन जो है इट इज़ क्वाइट सेफ बिजनेस एज पर देयर ओपिनियन, जो एडवाइस उन्होंने दी। सो आई वेंट इनटू अ पार्टनरशिप विद वन ऑफ माय नेटवर्क फैमिली। ओके। तो अब प्रॉब्लम यह है कि वो जो प्रपोजिशन दे रहे हैं, मैंने उन्हें कहा कि आई कांट बी इन्वॉल्व देयर 100%। मैं साथ साथ कुछ टीचिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, बट आई विल बी देयर लाइक 20%
ऑफ माई टाइम 30%, लेकिन वही रहेंगे ज़्यादातर काम के ऊपर। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि लैंड इज़ समथिंग दैट आई हैव परचेज्ड, ज़मीन मेरी है, द अदर पर्सन इज़ कंस्ट्रक्टिंग ऑन इट, वो कॉस्ट उसकी है, लैंड की कॉस्ट मेरी थी। ऑन टॉप ऑफ दैट चूँकि वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और मैं उस कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो उनकी जो प्रपोजिशन है जो चीज़ों को डिवाइड करने को ये थी कि वंस वी आर एंड अप, हमने एक यूनिट बना लिया, जब हम इसको सेल करेंगे, लेट से वो बिकता है 1 करोड़ का फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हम इसको करेंगे 50-50, ठीक है। अब उसके बाद जो 50 लाख मेरे पास आ रहा है, बिकॉज आई एम द स्लीपिंग पार्टनर इन दैट सेंस, उस 50 में से भी अगेन 15 to 20% अगेन उनके पास चला जाएगा, बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग पार्टनर, तो 30% समथिंग या 25% मेरे पास आता है। तो मैंने उन्हें आर्गूमेंट दिया कि यार जो ज़मीन है, जो साल के अंदर ज़मीन की वैल्यू में फ़र्क आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, वो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया फ़र्क आ रहा है एक मरले के ऊपर हमारे पास यहाँ सरगोदा में, जहाँ पे मेरा वो प्लॉट है। मैंने कहा यार इस चीज़ को आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कि वो जो फ़र्क आ रहा है, अगर मैं वो बग़ैर कुछ कंस्ट्रक्ट किए भी बेचता हूँ तो मेरे पास इतना परसेंट तो बचता है, यानी कि 10 to 15% मुझे वैसे ही आ ही जाता है ऑलमोस्ट, या 10% के करीब रफली आता है। तो मुझे तो ये बड़ा एक अनजस्ट किस्म का तुम्हारा प्रपोजिशन लग रहा है, बट ही इज़ इंसिस्टिंग कि दैट इज़ हाउ वी कैन प्रोग्रेस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ शुड आई गो विद इट? देखिए इसका एक जवाब तो बिजनेस सेंस से है, इसका एक जवाब शरिया सेंस से है कि इसमें हमारा मज़हब क्या कहता है, क्योंकि वो भी कुछ हमें इंस्ट्रक्शन देता है कारोबार के हवाले से। दोनों में ये ओपन एंडेड है, जो जितनी मेरी नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज की, क्योंकि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ। यानी आपको मज़हब भी ये कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का रेशो आपने म्यूचुअली एग्री करके डिसाइड करना है, और आपका बिजनेस भी यही कहता है कि ज़रूर नहीं आप 50-50 डिसाइड करें, आप 40-60 भी कर सकते हैं, 70-30 भी कर सकते हैं, और आपने, लेकिन ये काम आपने पहले कर लेना है। यानी बिजनेस शुरू होने से पहले एग्री कर लेना है कि आपका शेयरिंग रेशो क्या होगा, ताकि किसी किस्म की अनसर्टेनिटी ना रहे और बाद में गलतफहमियां पैदा ना हो। तो ये अगर आप समझते हैं कि आपकी इसमें हक तलफी हो रही है, तो आप ना करें उनके साथ काम, आप उसको फिर ज़मीन को सेल करें या किसी और के साथ काम करें। लेकिन जो रेशो तय होना है, मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी मिसाल दूं कि मैंने यहाँ पे, मैं IBA कराची में, IBA स्टाफ टाउन में रहता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही हमारे पास यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह किराए के मकान में IBA के, तो वो उसमें थोड़ी सी जगह है, तो मैंने एक बकरा ले लिया 17,000 रुपये का, आज से 6 महीने पहले। इस नीयत से लिया मैंने, वही जो मैं एग्जाम्पल आपसे शेयर कर रहा था ना एक्चुअली, तो मैंने इस नीयत से लिया कि ईद के करीब बेच दूंगा। ईद करीब आ गई, बकरा नहीं बिका। अब उसमें मेहनत भी मेरी थी, बकरा भी मेरा था, पैसे भी मेरे लगे हुए थे, खिलाया पिलाया भी मैंने, लेकिन अब मैं फंसा हुआ हूँ। अब मुझे पता है कि मैं किसी को दूंगा ना तो वो कहेगा कि जी मैं आगे 35 का बेचूंगा, लेकिन आपको 25 दूंगा, 10 मैं रखूंगा। तो अब चूंकि मैं इस वक्त वीकर पोजीशन में हूँ, तो मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास उसका कोई वे आउट नहीं है। तो ये बिजनेस के हालात और सेंस बताएगा, इसमें कोई रूल नहीं है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है जो आपको गवर्न कर सके। आपने अपनी मर्जी से शामिल होना है, आपको कोई गन पॉइंट पे नहीं प्रॉफिट शेयरिंग करा रहा, उन्होंने अपनी मर्जी से शामिल होना है। दोनों एग्री करेंगे तो सौदा बनेगा, एग्री नहीं करेंगे तो आप ना करें एग्री। आप, लेकिन आप सोचेंगे कि अगर आप एग्री नहीं करते तो हो सकता है आप नुकसान में रहें, तो फिर आप सोचेंगे कि यार कुछ फायदा तो हो रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात। तो it depends on the mutual negotiation and agreement. There is no perfect answer. मौसम Right? कज़ाफ। जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं इसमें जो आप प्रपोजिशन दे रहे हैं, इसमें कुछ शरिया बेस्ड आप कह लें और अदरवाइज भी, कि इक्विटी में तो इनका पार्ट होगा ना, इनकी लैंड इनकी इक्विटी है जिस वक्त ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जैसे लाहौर में एक जगह इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 6 लाख रुपए मरला आ रही है ऑन द एवरेज, उस मार्केट का रेट यही है। आप किसी ठेकेदार से बनवाएं, वो कहते हैं 6 लाख रुपए मरले में, 3 मरले का प्लॉट है तो 18 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। तो इक्विटी तो बाय करनी होती है, क्योंकि ये जो आप बात फरमा रहे हैं ना, पहले मसाइल को समझ लेना चाहिए अगर शरिया बेस चलना है, अदरवाइज प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। क्योंकि प्रॉफिट होने में तो फिर भी लोग खुश होते हैं, लॉस होने में इक्विटी नहीं जा सकती। जो रूल मैंने समझा है वहाँ वो ये है कि लॉस तो इक्विटी के हिसाब से ही शेयर होगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग तो फिर भी डिफरेंट हो सकती है ना। एम आई रॉन्ग? प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है सर, है ना? हाँ। लेकिन जो इक्विटी है, बगैर पैसों के इक्विटी कोई बाय नहीं कर सकता। मतलब जिस तरह लैंड इनका है, ये तो उसकी एक मार्केट वैल्यू लग गई, वो अप्रिशिएट भी करेगा। लेकिन इसी तरह जो चीज कंस्ट्रक्शन पे आ रही है, 6 महीने बाद
आप वाली बात है, बकरा लिया उन्होंने, घर बनाया, घर नहीं बिका, मार्केट डेड होगी, कोविड आ गया, अब नहीं बिक रहा। अब 6 महीने तक अप्रिशिएट वो दोनों चीजें करती रहेंगी, हो सकता है ना भी करें, लेकिन जब इवेंचुअली वो बिकेगा तो पहले तो इक्विटी रिकवर होगी ना दोनों की। मतलब इक्विटी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये थोड़ी कि 1 करोड़ का प्लॉट था, 25 लाख ऊपर लगे, 1.25 लाख बना, बाद में 50-50। हाँ, वो उनका सवाल भी नहीं है, वो उनका सवाल भी नहीं है ना, उनका सवाल ही यही है कि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो इक्विटी की तो बात भी नहीं कर रहे हैं। मतलब वो इतने अंडरस्टैंडिंग तो उनकी भी है, मेरा ख्याल है कि वो उनका 30 लाख की जमीन होगी तो 25 लाख रुपए लेके थोड़ी जान छोड़ेंगे, वो कम से कम अपनी जमीन की कॉस्ट तो रिकवर करेंगे ना। जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है हमारा भी, और जो हमने मैं तकरीबन अब 96 से बिजनेस कर रहा हूँ, तो जो हमारे सब पार्टिसिपेंट्स को एक बात समझ लेनी चाहिए कि कोई आपको कमा कर नहीं देगा। ही विल ट्राई, हुएवर इज स्पेशली वर्किंग, आप जितना मर्जी कहें कि मेरा पैसा है, ही वुड स्टिल थिंक कि जी ये अगर मेरी मेहनत हो तो ये पैसा किसी काम का नहीं है। जो आप भी कह रहे थे, क्योंकि आपको कुछ भी प्रॉफिट होगा, आपको कहेगा यार ये मिल रहा है आपको ना, अदरवाइज तो रखी रखो अपने पास, फिर प्लॉट ही बेच लेना। तो वो आपकी आवाज म्यूट हो गई है थी, वो कॉल आ गई थी, मैंने काट दिया जी, मैं मोबाइल पे हूँ। ठीक ठीक ठीक। बाहर चल जाती है। हमारे यहाँ ये है कि हम, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्टी कम है और फेयरनेस कम है, तो लोग, इसलिए आप देखें ना, हमारा पाकिस्तान का मेरे आधे से ज्यादा पैसा जमीनों में फंसा हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, किसी से मिलकर करें तो वो चूना लगा जाता है। हाँ, बस यही मसला है। और वो जमीन में इन्वेस्ट कर देते हैं कि चलो पड़ी पड़ी महंगी हो जाएगी, तो कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, जबकि उसका होता कुछ भी नहीं है। अगर आप उस पर एक्चुअल वर्किंग करें ना सर, तो होता कुछ नहीं है। पैसे तो आपके हाथ में आते हैं, लेकिन अगर दोबारा वही प्लॉट लेने चले जाएं तो आपको उतने का प्लॉट नहीं मिलेगा, चाहे आपने 1 करोड़ का प्लॉट 2 करोड़ में बेचा हो। सर लोगों ने जमीन में बड़े पैसे बनाए हैं सर, बड़े पैसे बनाए हैं सर। खैर इजी मनी वैसे लेकिन ये कि हाँ, लेकिन ये कि हाँ, इकोनॉमी को कुछ नहीं मिलता, कोई प्रोडक्शन नहीं होती, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती, वो एंड ऑफ द डे वो एक चीज है ना जो आपने ये हमने सीखा, हमने खुद कैलकुलेट किया, जो अपना कॉस्ट, हमारी जो मिनिमम ब्रेक इवन कॉस्ट थी, हमें पता था यार हम 2 लाख की सेल करेंगे तो हमारे खर्चे पूरे होते हैं, दुकान का किराया, बिजली का बिल, तनख्वाहें, ये पूरी हो जाती है। प्रॉफिट बनाना है तो 2 लाख से ऊपर जो सेल होगी वो प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट हमें खालिस बचेगा। और जितना ज्यादा बिजनेस होता रहेगा, फिक्स कॉस्ट तो बहुत थोड़ी बढ़ती है जो आपकी इनिशियल होती है, एक एक बंदा ऐड करते हैं और आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा ऐड हो जाता है। तो दूसरी चीज जो जहां पर भी महसूस हो रही है ना कोर्स में, लोग बहुत जल्दी बहुत बड़ी चीज करना चाहते हैं। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस टेक्स टाइम। ये 1.5-2 साल मिनिमम लेगा चलते चलते, और नाम बनते बनते, और जो आप काम कर रहे हैं, जो क्वालिटी कर रहे हैं, और किस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं। हमें जो सिखाया गया था कि भाई आप ए क्लास को टारगेट कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं, सी को कर रहे हैं। जिस तरह आपने सुजुकी का कहा, सुजुकी सी क्लास को कैटर करता है, ए और बी को नहीं करता। बी में टोयोटा होंडा आ जाती है, ए में मर्सिडीज आ जाती है। तो मर्सिडीज वाला सुजुकी के अंदर गाड़ी बेचने की कोशिश करेगा तो बेवकूफ़ी है, और सुजुकी मर्सिडीज में जाएगा तो भी बेवकूफ़ी है। तो हम लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। वो एक प्रोडक्ट हर जगह बेचना चाहते हैं, तो वो हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि यार जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम Any other questions, friends? Thank you, मोहम्मद साहब, सर मोहम्मद साहब, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं फराह बात कर रही हूँ कराची से। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है फराह। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारी जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है बिजनेस में, क्या हम उसका जो रिस्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? और कॉस्ट का जो रिस्क हमें इन्वॉल्व होता है, क्या वो मिनिमम हम किस तरह से कर सकते हैं? एक चीज ये। और ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपना बिजनेस एक्सपेंड होता है, जब बिजनेस छोटे स्केल पे होता है तो ऐसा हमें लीगल बाइंडिंग इतनी नहीं, मतलब हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं फेस करनी पड़ती। बट जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास टैक्स भी लगता है, उस हिसाब से गाइड करें। एंड ऑन द अदर हैंड, आपको आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है बिल्कुल। जी जी जी। तो एक तो लीगल क्या हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन वेरी करती है, और एक टैक्स के हवाले से सर आप गाइड करें, क्योंकि ये समहाउ जो है ना वो हमें सफर करना पड़ता है। देखें, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले अर्ज कर देता हूँ कि टैक्स का हमारा जो सबसे पहले जो टैक्स अट्रैक्ट होता है ना, यूजुअली वो इनकम टैक्स होता है, क्योंकि और अगर सर्विसेज इंडस्ट्री है तो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स जो सर्विसेज वाला है वो भी शुरू में ही अट्रैक्ट हो जाता है। बाकी टैक्सेस यूजुअली आपको एक लेवल पे पहुंचने, बिजनेस एक लेवल पे ग्रो कर लेते हैं उसके बाद अट्रैक्ट होते हैं यूजुअली, ठीक है। ये मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा।
तो अब प्रॉब्लम ये है कि उस टैक्स की भी बेसिक रिक्वायरमेंट को समझना है, और इसके लिए हमारा नॉर्मली एक अलग सेशन होता है टैक्स की, इनकम टैक्स की बेसिक रिक्वायरमेंट को समझने के लिए कि कब इनकम टैक्स अट्रैक्ट होता है, और इनकम टैक्स की जो विथहोल्डिंग टैक्स आप अपने मोबाइल फ़ोन पे दे रहे होते हैं या दूसरी जगह आप दे रहे होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो ये सारा बहरहाल एक अलग डिस्कशन है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ बिजनेस शुरू करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा लीगलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लिबर्टी है हमें कि हम कोई छोटा सा बिजनेस अगर शुरू करना चाहें तो हमें किसी कंपनी को जाकर रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। इवन अब तो टैक्स में भी रजिस्टर कराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपका एनआईसी नंबर ही आपका एनटीएन नंबर है, तो आप उसी एनआईसी नंबर के ऊपर अपना इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करने की ज़रूरत भी हो तो इनकम टैक्स की सारी कंप्लायंस उसी एनआईसी नंबर पे हो सकती है। तो ये तो आपके पहले दूसरे सवाल का जवाब था कि यस, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हमारा काफ़ी बेहतर है। अमेरिका में अगर आपको एक छोटा सा सब्जी का ठिया भी लगाना है, ठिये की जो भी डेफिनेशन हो वहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप काम कर सकते हैं। और जो टैक्स की जैसे जैसे कंप्लायंस आपके बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। रिस्क कम करने वाली बात जो है वो देखिए, बिजनेस तो नाम ही है रिस्क का ना। अगर बिल्कुल रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री करना चाहते हैं तो पैसे बैंक में रख दें, तो उसमें आपको जो भी उसमें शरिया कंसर्न, शरिया कंप्लाइंट हो तो आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, जो भी प्रॉफिट की उनकी डेफिनेशन है। शरिया कंप्लाइंट नहीं होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। अदरवाइज बिजनेस के अंदर वो जो आपने शायद कुरैशी साहब ने आपसे शेयर भी किया होगा ना कि वो अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल, कि रिस्क तो है, लॉस तो हो सकता है, लेकिन आप अफोर्डेबल लॉस के अंदर रहें। आप अपने पाँव जो है चादर से ज़्यादा ना फैलाएं, ताकि अगर लॉस होता भी है तो आपको उस लॉस पे पहले से कैलकुलेटेड हो, उस पे आपको ज़्यादा अफसोस ना हो, और आप कुछ ना कुछ उस लॉस के प्रोसेस से भी कुछ ना कुछ लर्न करके निकलें, कुछ ना कुछ सीख के निकलें। तो रिस्क एब्सोल्युटली कम नहीं हो सकता, बल्कि ये तो मैं अगली अगली प्रेजेंटेशन जो मैं इंशाल्लाह शेयर करने चाह रहा हूँ उसमें ये पॉइंट कवर करना है मुझे बाकायदा, कि बिज़नेस शुरू करते वक्त ना बहुत ज़्यादा मेमन होना भी फ़ायदेमंद नहीं होता। मैं खुद मेमन हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई और मेमन होता तो मैं शायद ये बात ना कहता। यानी अगर आप बिज़नेस शुरू करते वक्त ही बहुत ज़्यादा मेमन हो जाए, मेमन होने का क्या मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने लगे, एक-एक पाई का आप हिसाब करने लगे, तो फिर आप बिज़नेस कर नहीं सकते। या दूसरे अल्फाज में मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ कि बिज़नेस शुरू करते वक्त बहुत ज़्यादा अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग को अपने सर पे शुरू करते वक्त सवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर चीज़ की अकाउंटिंग करने लगेंगे, एक-एक रुपए का हिसाब करने लगेंगे, तो फिर बिज़नेस में वो जो रिस्क टेकिंग का एक एलिमेंट होता है ना कि आपको रिस्क लेना पड़ता है, वो अकाउंटेंट कभी आपको रिस्क लेने नहीं देता, वो डराता है। बल्कि एक शेर है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये अकाउंटेंट ऐसे सोचता है कि वो यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, यूँ हो गया तो क्या होगा। तो ये जो बंदा इस तरह सोचेगा तो वो फिर बिज़नेस नहीं कर सकता, राइट। तो ये बहरहाल रिस्क एब्सोल्युटली अवॉइड नहीं हो सकता बिज़नेस में। बिज़नेस इज़ पार्ट ऑफ रिस्क, और बिज़नेस की इनकम हलाल है इसीलिए कि उसमें रिस्क मौजूद है, इंग्लिश वाला रिस्क। एनी अदर क्वेश्चन और वी मूव फॉरवर्ड? मान यूसुफ साहब। जी जी जी, जस्ट वन थिंग, वो रिस्क वाला एलिमेंट के ऊपर जो बात हो रही थी, तो इट इज़ आई बिलीव बेटर कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हुए अपनी फिक्स कॉस्ट मिनिमम अगर वो रख सकें तो दैट्स वेरी बेनिफिशियल, वेरी हेल्पफुल। बिकॉज जिस तरह कोई भी कोविड या इस तरह का पेंडेमिक आ गया, जिसकी भी फिक्स कॉस्ट हाई थी, उसके लिए बहुत मुश्किल था मैनेज करना। लो फिक्स कॉस्ट वाले फिर भी मैनेज कर जाते हैं। सेकेंडली, वो जो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन था उसके ऊपर सिर्फ ये कहना था कि एज पर शरिया लॉस तो परसेंटेज इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू इक्विटी, उसके ऊपर तो कुछ नहीं। प्रॉफिट के ऊपर तो बात भी हो गई कि प्रॉफिट आप वो कर सकते हैं। आई बिलीव उसका थोड़ा सा टेक्निकलिटी ये भी हो सकती है कि आपकी पार्टनरशिप किक इन कब हो रही है। अगर आप लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं और इफ़ यू आर फॉर्मिंग द पार्टनरशिप इमीडिएटली, तो फिर आपकी वो इक्विटी का, अगर आप कह रहे हैं कि जी लैंड की अप्रिसिएशन, तो फिर वो बिजनेस का पार्ट बन गई है आपकी। वो इट शुड बी इंक्लूसिव आपका जब सेलिंग, जब भी सेल होती है उस वक्त। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी बिजनेस का पार्टनरशिप किक इन आखिर में बनने के बाद होगी, तो वो उससे पहले अगर कुछ आ जाता है तो आई थिंक उसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकलिटी वहाँ पर वो हो सकती है। हाँ बहरहाल मतलब ये काफ़ी एक स्पेसिफिक इश्यूज हैं, इनको डिस्कस करना अभी हमारा पर्पस भी नहीं है, और शायद हम उस लेवल के स्कॉलर्स हैं भी नहीं कि इसको डिस्कस करें। ओके फ्रेंड्स, सो शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग। अब ये टेक्निकल डिस्कशन नहीं है, तो मैं चूँकि वक्त हमारे पास कम है तो मैं अगली प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। और ये अगली प्रेजेंटेशन में मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। जी जी सर, एक क्वेश्चन
अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ये सर ये जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पास कोई एसेट है ठीक है। और वो डेप्रिशिएट कर जाता है, वो मैं खरीदता हूँ और वो डेप्रिशिएट कर जाता है। फॉर एग्जांपल स्टील है, वो रस्टेड हो जाता है, रोटन हो जाता है, कुछ भी उसके साथ हो जाता है और वो डेप्रिशिएट कर जाता है अपनी जो रियल उसकी कॉस्ट है उससे। तो जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो वो डेप्रिशिएटेड कॉस्ट पर इन्वेस्ट करेंगे या जो उसकी रियल कॉस्ट थी उस पर इन्वेस्ट करेंगे? देखें, इसके लिए डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं, एस्टिमेशन मेथड्स, उनको इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उस डेप्रिसिएशन को माइनस करके फिर रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन आप जो केस बता रहे हैं वो असल में डेप्रिसिएशन के अलावा इम्पेयरमेंट का भी केस है ना, कि बाज़ दफ़ा एसेट की जो यूजुअल डेप्रिसिएशन होती है उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ सम अदर इवेंट्स। तो फिर वो अकाउंटिंग में इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करने की अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये सारी रिक्वायरमेंट कब है? ये सारी रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट बॉडी के लिए। एक कंपनी जो प्रॉपर बड़ी कंपनी अगर इस्टेब्लिश हुई है, हम छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो हम तो अपने तरीके से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, हमें कोई कानूनी तौर पे तो उसको ऑडिट करने वाला नहीं है ना। तो हम जो भी डेप्रिसिएशन तरीका मुनासिब समझते हैं उस हिसाब से चीज़ों को रिकॉर्ड करें। Sir, now you can continue to next presentation. Okay, thank you. So we start the next presentation and let me share it with you, और इंशाल्लाह वक्त बचा तो हम क्वेश्चन आंसर आगे कंटिन्यू करेंगे। So confirm me, can you see the presentation please? Yes, sir. Okay, so these are some practical tips based on my teaching experience as well as my undertaking of some of the entrepreneurial ventures. पहला पॉइंट, और ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने अभी कोई प्रॉपर काम स्टार्ट नहीं किया लेकिन कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। जो काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उसकी इंडस्ट्री को समझें, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझें। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आज से कई सालों पहले जो है मैंने कोर्स किया, जब मैंने अपनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं की थी, मैं स्टूडेंट था, मैंने कोर्स किया और कोर्स का टाइटल था स्टार्ट योर ओन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल रुपी। ये उस कोर्स का टाइटल था, स्टार्ट योर ओन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल रुपी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और जनाब वो कोर्स मैंने किया तो उस कोर्स का आइडिया ये था कि जी आप, जो आजकल तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, आजकल तो इंटरनेट और अलीबाबा इतना कॉमन हो गया कि ये अमेज़ॉन पे जो लोग कर रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो चीज़, आज से 20 साल पहले ये चीज़ इतनी ज़्यादा हॉट नहीं थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, कम लोग इसको करते थे। मॉडल क्या था? मॉडल ये था कि जी आप किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से बात करें और उससे कहें कि आप उसकी प्रोडक्ट सेल करेंगे, उससे एजेंसी ले लें, यानी उससे राइट्स ले लें, उससे कुछ सैंपल ले लें, और उसके बाद आप जो है जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनके थ्रू एक्सपोर्ट, जो मार्केट के क्लाइंट्स हैं जो वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उनको रीच करें, उनको अपनी प्रोडक्ट ऑफर करें। और आप 100 कस्टमर्स को रीच करेंगे, 100 को ऑफर करेंगे तो 2 मटेरियलाइज होंगे, उनमें से जो 2 मटेरियलाइज होंगे वो, उसमें डॉलर के अंदर उनकी ऑफ कोर्स वैल्यू होगी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, तो उसमें आपका 1% 2% जो भी कमीशन है, वो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस मॉडल के काम। तो मैंने ये किया कि मैंने टॉवल मैन्युफैक्चरर्स, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की कि पाकिस्तान में तौलिया जो है वो एक्सपोर्ट होता है काफ़ी, तो मैंने टॉवल मैन्युफैक्चरर्स से रब्ता किया 2-3 से, और मैं उस ज़माने में स्टडी भी कर रहा था और उसके अलावा छोटा मोटा और काम भी कर रहा था। तो मैंने 4-5 एक्सपोर्टर से रब्ता किया, उनमें से एक का जवाब आ गया मेरे पास कि ठीक है, वी विल गिव यू 2% कमीशन एंड दिस इज़ आवर प्रोडक्ट डिटेल एंड यू कैन कम एंड मीट एंड गो अहेड। पॉइंट ये है कि यहाँ जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि तौलिया कैसे बनता है, उसकी कितनी किस्में होती हैं, उसकी क्वालिटी के मेजर्स क्या होते हैं, पाकिस्तान में उसकी इंडस्ट्री कहाँ वाक़ है, उसकी सप्लाई चेन क्या है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले इन बेसिक चीज़ों को समझना जो है ना, अगर आप उस काम में कामयाब होना चाहते हैं तो इन बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है, इंडस्ट्री को समझना। और आज के दौर में ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मतलब ये बड़ा आसान है। किसी भी इंडस्ट्री को समझना हो तो आपको महीना 2 महीना लगाने पड़ते हैं। कैसे इंडस्ट्री को समझें? स्पेयर टाइम इन रिलेटेड मार्केट प्लेसेस, जो उस इंडस्ट्री की मार्केट प्लेसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने काबुली आइटम्स में काम करना है, जो सेकेंड हैंड मशीनरी होती है उसमें काम करना है, तो शेरशाह में अपना वक्त गुजारें। शेरशाह की डिफरेंट दुकानों पे, डिफरेंट उनके जो गोदाम हैं, वहाँ पे महीना 2 महीना जो है आप आते जाते रहें, लोगों से मिलें, चाय पिएँ, वहीं खाएँ, वहीं बैठें, वहीं आना जाना रखें।
और कैसे समझेंगे इंडस्ट्री को? विजिट एंड मीट पीपल, जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के पीपल हैं, ट्रेड में दाखिल होने से पहले, अपना बिजनेस एक्चुअली शुरू करने से पहले, मतलब ये अफेक्चुएशन के अंदर है ना, इसके लिए कोई लंबी चौड़े पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, इसके लिए कोई फीजिबिलिटी स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन लोगों से मिलें। अच्छा, लोग आपको ऑफ कोर्स जो लोग बिजनेस कर रहे होंगे वो अपने बिजनेस सीक्रेट्स तो आपको नहीं बताएंगे, वो ये तो नहीं बताएंगे कि जी मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं माल कहाँ से उठा रहा हूँ, कहाँ दे रहा हूँ, लेकिन कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन तो उनसे आपको मिल सकती है, दुआ सलाम तो उनसे हो सकती है, आपको उनका कल्चर समझ में आ सकता है, उनके कंसर्न्स, उनके करंट इश्यूज समझ में आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? जब आप रिलेवेंट लोगों से, उस इंडस्ट्री के रिलेवेंट लोगों से मिलेंगे। अच्छा, मैं क्वेश्चंस को अभी मैं नहीं देख रहा, चैट पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। और क्या हो सकता है इसके लिए, इंडस्ट्री को समझने के लिए? लुक फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ये बल्कि ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, जो बच्चे जॉब करने के लिए जाते हैं ना कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे भी मैं कहता हूँ कि पहले इंडस्ट्री को समझ के जाओ कि इंडस्ट्री क्या है। तो ट्रेड एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सटाइल में काम करना चाह रहे हैं तो आप देखें कि टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं तो उसकी एसोसिएशन मौजूद है। ये तो बड़े बड़े काम है ना। अगर आप किसी छोटी मोटी उसमें आप प्लास्टिक कमोडिटीज़ में काम करना चाह रहे हैं तो उनकी भी एसोसिएशन मौजूद है मेरियट रोड के ऊपर कराची में। तो उन एसोसिएशंस के लिटरेचर होते हैं, उनकी उन एसोसिएशंस की पब्लिकेशंस होती हैं, वो पब्लिकेशन पढ़ें, उनके लिटरेचर को पढ़ें। आजकल उनको एक्सेस करना बड़ा आसान है, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं। तो आपको समझ आएगी कि उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, और वो जब चीज़ें समझ आएंगी तो इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर बिजनेस में जाके चीज़ों को समझना और टेकल करना ज़्यादा आसान होगा। एंड ऑफ कोर्स वी कैन लुक फॉर द इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मली फ्रॉम द इंटरनेट। अच्छा, इस सारी एक्टिविटी का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका बिजनेस वेंचर फेल भी हुआ ना, खुदा ना खास्ता आपने 3 महीने लगाए और एंड ऑफ द डे आपने देखा कि नहीं यार इसमें कोई बचत नहीं है, तो भी उस इंडस्ट्री की पूरी नो हाउ लेके निकलेंगे, आपका एक्सपीरियंस ज़ाया नहीं जाएगा। यानी आपको सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे कि आपको आगे जाके पता चले कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा था ये तो फला मार्केट, आरामबाग मार्केट के अंदर वैसे ही मुझसे सस्ती अवेलेबल है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। जब आप इंडस्ट्री के पूरी रिसर्च कर लेंगे तो ये सरप्राइजेस नहीं होंगे। और दूसरा ये कि आप इंडस्ट्री के नो हाउ लेके निकलेंगे, एटलीस्ट आपको पता होगा कि इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स क्या हैं, इंडस्ट्री के हॉट इश्यूज क्या हैं, इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी क्या है, जो खुद एक लर्निंग है ना, चाहे उसमें फिर बिजनेस मटेरियलाइज हो या ना हो। Second important takeaway that I have from my experiences is explore the supply chain. इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने ही का एक एस्पेक्ट है कि पूरी सप्लाई चेन को भी एक्सप्लोर करें। विजिट रिलेटेड मार्केट्स एंड इंटरव्यू पीपल। सप्लाई चेन का क्या मतलब है कि अच्छा जी ये जो मशीन बनती है, ये मशीन किन पार्ट से मिलके बनती है, अच्छा वो पार्ट कौन बेचता है, वो पार्ट जो बनता है उसका रॉ मटेरियल क्या है, वो कौन बेचता है, उसका सप्लायर कौन है। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब आप किसी से पूछेंगे ना कि तुम बताओ तुम्हारा सप्लायर कौन है, तो वो नहीं बताएगा आपको, तो ट्रेड सीक्रेट है क्योंकि वो उसी से खरीद के बेच रहा है। तो ये चंक्स में मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन, डिसजॉइंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप जिसको हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग करके आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंचेंगे। आपको पता चलेगा अच्छा कराची में अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कारपेंटर मार्केट है, लकड़ी की जो मार्केट है, वो कराची में 6 मार्केटें हैं, लेकिन 6 मार्केटें क्यों हैं, 6 मार्केट का क्या हिसाब है, इनमें सप्लायर कौन है, इनमें कस्टमर कौन है, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये जो गोधरा के अंदर जो मार्केट है ये सबसे ज़्यादा जो है ये महंगी मार्केट है फॉर एग्जांपल, ये सबसे ज़्यादा सस्ती मार्केट है। और या कि लालू खेत के अंदर जो मार्केट है वहाँ से एक्चुअली कोर आयरन वहाँ से सप्लाई होता है और सारे हार्डवेयर वाले वहाँ से उठा रहे होते हैं, और ये वाली चीज़ सारे हार्डवेयर वाले जो है वो फॉर एग्जाम्पल मेरियट रोड से उठा रहे होते हैं। तो ये पूरी सप्लाई चेन को जब आप स्टडी करेंगे ना, तो इससे आपको एक तो ये बिजनेस की इंडस्ट्री की भी समझ आएगी और दूसरी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको नजर आएंगी जो मैं आगे इंशाल्लाह आउटलाइन करने वाला हूँ। प्राइसेस नोट करें, मार्जिन नोट करें, होलसेल वाला क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, रिटेल वाला क्या प्राइस चार्ज कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली होलसेल वाले का और रिटेल वाले की सप्लाई में अगर कॉस्ट ये है तो रिटेल वाला सेल इतने का कर रहा है तो उसका मार्जिन कितना है। तो प्राइसेस और मार्जिन का भी आपको आइडिया होगा आप सप्लाई चेन को एक्सप्लोर करेंगे। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शायद आपने कहीं पढ़ी हो आप में से कुछ लोगों ने, कि पोर्टर ने बिजनेस स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी और वो कहता था कि अगर आपको किसी बिजनेस के अंदर प्रॉस्पर करना है, कामयाब होना है, ग्रो करना है, तो एक उसका मॉडल है, बाद में दूसरे मॉडल भी उसने प्रपोज किए, तो 3 में से एक स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। नंबर 1 कि आप अपनी प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करें, डिफरेंशिएट करें। मतलब अगर मैं भी जो है वो बिस्किट सेल कर रहा हूँ और मार्केट में दूसरे लोग भी बिस्किट सेल कर रहे हैं, तो मुझसे लोग क्यों खरीदेंगे बिस्किट? मुझे अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी ना, तो लोग मुझसे लेंगे।
तो अपने प्रोडक्ट को किसी खास एंगल से डिफरेंशिएट करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि जो है आप अगर डिफरेंशिएट करके नहीं बिजनेस में ग्रो करना चाहते तो आप निश मार्केट ढूंढें, मार्केट का एक छोटा सा सेगमेंट ढूंढें और उनकी ज़रूरत को उनके पर्टिकुलर टाइम पे उनकी पर्टिकुलर प्लेस पे मीट करें। मैं एक एग्जांपल देके तीनों चीज़ें वाज़ेह करूँगा आपसे, ठीक है। और तीसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है कॉस्ट, कि जी आप अगर अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट भी नहीं करते, आप कहते हैं आपकी प्रोडक्ट वही है जो बाकी लोग सेल कर रहे हैं, आपकी निश मार्केट भी नहीं है, आप किसी खास मार्केट सेगमेंट को एड्रेस नहीं कर रहे, बल्कि आप आम तौर पे दुकान लगा दी आपने मार्केट में बेचना है, तो फिर आप कॉस्ट पे खेल सकते हैं। यानी आप अपनी कॉस्ट को इतना रिड्यूस करें कि आप लोगों से ज़्यादा अच्छा बेचने लग जाएं। एग्जांपल दे देते हैं, फ़र्ज़ करें मैं जो है वो बेवरेजेस में काम करना चाह रहा हूँ, जूसेस, ठीक है। डिफरेंशिएशन ये कहती है कि मेरी प्रोडक्ट डिफरेंट होनी चाहिए। तो बजाय ये कि मैं स्लाइस जूस लेके या नेस्ले के जूस लेके बेचूं, मैंने ये किया कि रूह अफ़ज़ा का बोतल लिया और ठंडा पानी लिया और बोतल में रूह अफ़ज़ा मिलाया, फ्रेश उसको बनाया और रोड पे जाके मैं सेल करने लग गया। ये मेरी प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन है, और लोग ये ऑफ़र नहीं कर रहे। निश मार्केट ये है कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मेरी वही है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन मैं उसको पर्टिकुलर लोगों की पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्लेस में उनकी ज़रूरत को पूरा करूँ और उसका प्रीमियम चार्ज करूँ। फ़र्ज़ करें हम ये जो क्लास कर रहे हैं, ये क्लास हमारी संडे वाले दिन हो रही होती है IBA में, IBA के मेन कैंपस के अंदर संडे वाले दिन ये क्लास हो रही होती और सारे कैंटीन बंद होते, सारी मार्केटें बंद होती और क्लास में ब्रेक होता और ब्रेक में बाहर में एक स्टॉल लगा लेता, ये कोई स्टॉल लगा लेता और वो नेस्ले का वो जूस जो 40 रुपए का मिलता है वो 50 रुपए का बेचता, स्लाइस का वो जूस जो 20 का मिलता है वो 30 रुपए का बेचता। तो क्या ख्याल है, लोग खरीदते नहीं खरीदते? लोग खरीदते क्योंकि उस जगह पे उस वक्त में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, या अगर अवेलेबल है तो लोगों को ट्रैवल करके दूर जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे लोगों की ज़रूरत को पूरा किया उसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से, लेकिन चूंकि वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वहाँ एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं थी तो मैंने उसका प्रीमियम चार्ज किया। तीसरी है कॉस्ट, कि अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो जो एक स्ट्रेटजी हो सकती है बिजनेस को प्रॉस्पर करने की, ग्रो करने की, वो ये है कि आप अपनी कॉस्ट को कम कर लें। बजाय ये कि स्लाइस जूस जनरल स्टोर से मैं लाऊं, अपने करीब के जनरल स्टोर से, जो मुझे अगर मैं बल्क में भी लूँ तो मुझे 18 रुपये का मिलेगा और मैं 20 का बेचूं, वाई नॉट कि मैं जाके साइट एरिया में उनकी कंपनी से जो है ना वो एक पूरी पूरी पिकअप उठा लूँ और घर पे रख दूँ, तो मुझे एक जूस का डब्बा जो है वो 15 रुपये का पड़ेगा। अब 15 रुपये का पड़ेगा तो मैं 20 रुपये का क्या, अगर मैं 19 रुपये का भी बेचता हूँ तो मुझे पैसे बचेंगे। ये है कॉस्ट स्ट्रेटजी। अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की तरफ आता हूँ, स्पेशली कॉस्ट स्ट्रेटजी। मेरे नाना थे, मेरे ग्रैंडफादर, ही वाज अ बिजनेस पर्सन, इंडिया से आए माइग्रेट करके और यहाँ आके इस्टेब्लिश किया उन्होंने अपना, और जब बाय द टाइम ही रिटायर्ड एंड ही डाइड, एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश करके गए। ही यूज्ड टू से दैट सेलिंग इज नॉट एन आर्ट, परचेजिंग इज एन आर्ट। वो कहा करते थे बेचना कोई कमाल नहीं है, खरीदना कमाल है। आप ऐसी जगह से खरीदें, ऐसे वक्त में खरीदें, ऐसी कीमत पे खरीदें कि जहां दूसरे लोग ना खरीद रहे हो, और उसको फिर आपको सेल करने के लिए ना झूठ बोलना पड़ेगा, ना आपको मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा, ना आपको हैवी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट इतनी कम है कि मार्केट से 2 रुपये कम पे भी आप बेचने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम है। तो उनकी हमेशा मैंने देखा उनके बिजनेस में, मैं 6 साल उनके साथ भी रहा, कि उनका जो पूरा फोकस होता था ना वो परचेजिंग पे होता था, सेलिंग पे नहीं होता था। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊं कि वो क्या करते थे परचेजिंग के लिए। वो ऐसी कराची की ऐसी फार्दर मार्केट में जाते थे जहां वो चीज़ कम से कम कीमत पे अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, वो हमेशा कैश पे परचेज करते थे। बाकी मार्केट में लोग उधार पे परचेज कर रहे होते थे, 1 महीने के उधार पे, वो कैश पे परचेज करते थे, और जब आप उधार और कैश का डिफरेंस देखें तो प्राइस में ठीक ठाक डिफरेंस होता है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट ही यूज्ड टू डू, एंड परचेजिंग कैन बी एन आर्ट। अभी मैं इसकी एक और एग्जांपल दूँ आपको। अभी जो है वो मेरा बेटा ये काम छोटा सा इसने स्टार्ट किया है। व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ कि इसने घर में थोड़े से परिंदे वगैरह रखे हुए हैं, और उसके लिए जो पिंजरे होते हैं, केजेस होते हैं, वो केजेस OLX पे देखे कि केजेस तो काफ़ी महंगे केजेस थे। केजेस की दुकानों पे जाके देखा तो वहाँ भी काफ़ी महंगे केजेस थे। तो पूरे कराची में जो लकड़ी की केजेस की मार्केटें थी, जितनी पोटेंशियली एक्सेसिबल थी, उनको टच किया, और फिर एक मार्केट ऐसी मिली कि जो पता चला, एक मार्केट में 1-2 दुकानें ऐसी मिली कि जहाँ चीज़ें मैं भी साथ गया, चीज़ें हमें काफ़ी सस्ती लगी रिलेटिवली। सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, उसने वहाँ से केजेस बनवाए और
OLX पे डाले एंड ही स्टार्टेड सेलिंग बगैर किसी बिजनेस वेंचर के, एंड ही हैज सोल्ड अ कपल ऑफ देम बाय नाउ। ये 1-1.5 महीने पहले, 1-1.5-2 महीने की कहानी है। तो द पॉइंट इज कि परचेजिंग कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट कैन बी अ बिजनेस स्ट्रेटजी। कि आप किसी चीज़ को इतना सस्ता खरीद लें कि आप जो है मार्केट में जाके आसानी से उसको बेच सकें, और आजकल बेचने के लिए चैनल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। सो दिस इज अनदर टेक अवे फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट लर्निंग, इजी एंट्री। अगर आप मार्केट में इजी एंट्री चाहते हैं तो आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी सोचें। आप में से जो लोग किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुआ, वर्टिकल पार्टनरशिप किसको कहते हैं? वर्टिकल पार्टनरशिप अप स्ट्रीम भी हो सकती है, डाउन स्ट्रीम भी हो सकती है। मिसाल देता हूँ आपको, मैं स्कूल के बैग में काम करना चाह रहा हूँ। मैंने चूज़ किया कि यार स्कूल के बैग्स में सेल करूँगा। अप स्ट्रीम पार्टनरशिप क्या है कि आप अपने सप्लायर के पास जाएं और उससे पार्टनरशिप कर लें। आप कहें एक दुकानदार के पास जो होलसेलर है बैग का, उससे कहें कि यार मैं तुम्हारे बैग सेल करूँगा, तुम बताओ कि जो जितने सेल होंगे उसमें मुझे क्या दोगे। आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने उससे फोटोग्राफ ले लिए बैग के, और वो फोटोग्राफ लेके या 2-3 सैंपल ले लिए, और 2-3 सैंपल लेके जो भी आपके चैनल्स हैं उस चैनल्स पे आपने डाल दिया। जो सेल होगा उसमें आपने अपना कमीशन या आपने अपना प्रॉफिट शेयर तय कर लिया है। ये अपस्ट्रीम पार्टनरशिप है कि आप अब आपको बैग कहाँ से खरीदने हैं आपका टेंशन नहीं है, बैग की कॉस्ट क्या है आपका टेंशन नहीं है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ेगी आपका टेंशन नहीं है। आपका टेंशन ये है कि आपने अपस्ट्रीम पार्टनरशिप कर ली है, आपको सिर्फ वो सेल करके आगे अपना प्रॉफिट निकालना है। लेकिन डाउन स्ट्रीम पार्टनरशिप यानी आप अपने कस्टमर से पार्टनरशिप कर लें। इसी बैग की एग्जांपल लें तो आप अगर खुद बैग बना रहे हैं, आपके पास बैग का बनाने वाला भी मौजूद है, कोई आपके पास ऐसा लेदर मशीन और कोई ऐसा कारीगर मौजूद है जो बैग बना के दे रहा है, तो आप इसी शॉप के पास जाके कहें कि यार ऐसा है कि मैं भी बैग बना रहा हूँ और काफ़ी अच्छे हैं, ये तुम अपनी दुकान पे रख लो, इसमें जो ये कॉस्ट है तुम जितने का बेचो इतने मुझे दे देना। ये डाउन स्ट्रीम पार्टनरशिप। आपको किसी रिटेल शॉप, किसी रिटेल आउटलेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने अपने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जैसे ही वो बेचेगा वो आपको आपका कस्टमर बन जाएगा और आपको आपके पैसे दे देगा। तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पार्टनरशिप्स जो है ये स्टार्टअप्स के लिए बड़ी अच्छी हैं कि जिनको अपनी इन्वेस्टमेंट ना करनी हो और मार्केट के अंदर इन होना चाहते हो, मार्केट को समझना चाहते हो, तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट से जो है वो लर्निंग भी हो सकती है और हो सकता है कि बिजनेस भी स्टैब्लिश हो जाए। हॉरिजॉन्टल पार्टनरशिप ये होती हैं कि आप अपनी सप्लाई चेन से पार्टनरशिप ना करें बल्कि किसी और सप्लाई चेन से पार्टनरशिप करें। फॉर एग्जांपल एक एक एक्सपीरियंस हमने ये किया कि हम जो है वो एक सुपर स्टोर के पास गए और उनसे कहा कि हमारे पास एक सप्लाई ऑफ जेंट्स कुर्ता, ये जो कुर्ता पहना जाता है जेंट्स पहनते हैं कुर्ता बगैर कॉलर का, इस कुर्ते की बड़ी अच्छी क्वालिटी की सप्लाई हमारे पास है। आपके सुपर स्टोर पे आपने क्लॉथ जो है वो ये क्लॉथिंग भी हमारी लगा दें और पैसे ना दें, जब बिके तो आप पैसे दीजिएगा, आप अपना मार्जिन भी रखें और हमें भी दे दें। इसको मैं हॉरिजॉन्टल पार्टनरशिप क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो एक्चुअली क्लॉथिंग इंडस्ट्री से सुपर स्टोर ताल्लुक नहीं रखता, ना वो उसका सप्लायर है ना वो उसका कस्टमर है, वो तो एक और इंडस्ट्री का प्लेयर है, लेकिन आपने उसको हॉरिजॉन्टली उसको कहा कि वो आपकी प्रोडक्ट भी रख ले, तो आपकी प्रोडक्ट भी फॉर एग्जांपल अगर वो रखने के लिए तैयार हो जाता है तो इट कैन बी अनदर पॉसिबल वेंचर। Then one of the things which I learned a lot from Dr. Shahid Qureshi that think and start small. शुरू से बिल गेट्स बनने की कोशिश ना करें। कोशिश तो छोड़ें, आप बिल गेट्स बनने का ख्वाब भी ना देखें। अगर बिल गेट्स जो है वो अपना काम स्टार्ट करते वक्त इतना बड़ा उसका विजन या ख्वाब होता ना तो वो यहाँ तक ना पहुँच पाता शायद। क्यों? क्योंकि अगर हम इतना बड़ा ख्वाब देख के काम शुरू करते हैं ना तो फिर बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। शुरू में ही अगर हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिले, अभी हमारे एक दोस्त ने कहा था कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हुए टाइम लगता है, 1-2 साल लग जाते हैं चीज़ों को जमते। तो जो शख्स शुरू में ही बिल गेट्स बनना चाहता होगा वो अगर 1-2 साल के अंदर देखेगा कि उसका बिजनेस तो अभी ब्रेक इवन पे भी नहीं आया तो वो तो फ्रस्ट्रेट होगा ना। तो इसलिए थिंक एंड स्टार्ट स्मॉल, छोटा सोचें, छोटा स्टार्ट। नंबर 2, एक्सपेंड व्हेन नीडेड बट ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक। एक्सपेंड जब भी करें, डॉक्टर शाहिद कुरैशी भी इस पर बात की होगी उन्होंने, ऑर्गेनिक एक्सपेंड करें। ये ना करें कि 10 लाख रुपए इससे ले लिए, 20 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया और आपने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। एडवाइजेबल ये है, अफेक्शन थ्योरी ये कहती है कि अपने पैसों से ग्रेजुअली एक्सपेंड करें, एक साथ बड़े बड़े स्टेप ना लें। टाइम बाउंड योरसेल्फ फॉर एक्सपेरिमेंट्स, नो अर्ली रिटायरमेंट, नो वेस्ट। ये मैंने खुद एक प्रिंसिपल ड्राइव किया है अपने एक्सपेरिमेंट से कि आप जब किसी भी नए वेंचर को टाइम दें ना, किसी भी नए वेंचर को स्टार्ट करें
तो अपने लिए पहले से टाइम तय कर लें कि कितने टाइम तक आपको इससे एसोसिएटेड रहना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे बिजनेस सक्सेस करे या ना करे। और ये टाइम कम से कम 3 से 6 महीने तो होना चाहिए। जब भी आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करें तो इट्स टू अर्ली कि आप 2-3 महीने में डिसाइड कर लें कि जी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। डिसाइड करने से पहले रिसर्च करें, इंडस्ट्री को पहले समझें, सप्लाई चेन को पहले समझें। लेकिन जब आप इंडस्ट्री और सप्लाई चेन को समझने के बाद स्टार्ट ले लेते हैं तो कम से कम अपने आप को आप 4 से 6 महीने दें उसके अंदर, चाहे उसके अंदर आपको लॉस हो, अफोर्डेबल लॉस हो, उसको समझें, ताकि आप जब 6 महीने के बाद उसको छोड़ें तो आप उसकी तमाम डायनेमिक्स से आप सीख के निकलें, आपको पता हो उसकी राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब आपको पता हो। और बहुत ज़्यादा स्टिक करना भी अच्छा नहीं है। मतलब एक वैसा वेंचर जो लॉस दे रहा है, मुझे याद है मैंने एक इंटरव्यू दिया एक हॉस्पिटल को, एक हॉस्पिटल के अंदर सीनियर अकाउंटेंट की ज़रूरत थी। एंड व्हाट ही वाज सेइंग, आपको पता होगा नाज़िमाबाद की एक पट्टी है, इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल, यानी ये हॉस्पिटल की आप कह रहे हैं मार्केट है, उन्हीं में से एक हॉस्पिटल था। तो जो ओनर थे वो कहते थे कि हाँ, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू के दौरान कहा कि देखो आज से 15 साल पहले मेरा हॉस्पिटल 40,000 रुपये महीना निकालता था। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ आज से 20 साल पहले की। तो वाई नॉट टुडे? आज 40,000 रुपये क्यों नहीं निकाल रहा? पिछले 5 साल से मैं लॉस में क्यों जा रहा हूँ? आई वॉन्ट टू फिक्स इट। तो ये माइंडसेट भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि बिकॉज द थिंग्स आर चेंजिंग, दुनिया बदल रही है। आप ये सोचें कि जो आज से 10 साल पहले होता था वो आज भी वैसे ही होता रहे, आप बदले ना, अपने आप को ना चेंज करें, चीज़ें वही रहें लेकिन रिजल्ट भी वही रहे जो 10 साल पहले था, तो ऐसा शायद ना हो। तो अपने आप को एक प्रोजेक्ट के अंदर लगा के, एक वेंचर के अंदर लगा के, जो कि आपकी स्ट्रेटजी से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा, आप 1 साल तक लगे रहे, आप 2 साल तक लगे रहे, फिर आपने डिसाइड किया नहीं अब भी मैं लगा रहूँगा क्योंकि मेरे बाप दादा ये काम करते हुए आ रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रॉफिट मोटिव के लिए तो ये ज़्यादा सूटेबल नहीं। एंड फाइनली डोंट बी एन अकाउंटेंट, डोंट बी एन स्ट्रिक्ट मेमन एट द रेट स्टार्टअप। स्टार्टअप में ज़्यादा गिन के रखना जो है ये आदत हमें छोड़नी पड़ेगी अगर बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। फाइनली आई एम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड। और देखें बिजनेस के मोटिव क्या होते हैं। बज़ाहिर तो हम कहते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, लेकिन हमने देखा IBA में पढ़ाते हुए कि बिजनेस अक्सर लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं करते। अक्सर तो मैं नहीं कहता, कुछ लोग बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी करते हैं। यानी हमने ऐसी खवातीन देखी जो पिछले 6-7 साल से बिजनेस कर रही हैं, और जब उनका इंटरव्यू लिया और पूरी अकाउंटिंग की तो पता चला उनको नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा रही हैं। 6-7 साल से बुटीक चला रही हैं और पूरे साल में जितना प्रॉफिट होता है वो एक एग्जीबिशन करके आती हैं दुबई में, उसके खर्चों में सारा निकल जाता है प्रॉफिट। शी इज स्टिल डूइंग, शी इज़ हैप्पी। बल्कि बाज तो अपने हस्बैंड से कुछ पैसे लेके उसमें लगा भी रही हैं, बिजनेस में फिर भी कर रही हैं, क्योंकि उनका जो मेन पर्पस है ना बिजनेस का वो प्रॉफिट नहीं है, फाइनेंस उनका इशू नहीं है, उनका इशू है एक एक्टिविटी। तो बाज लोग बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी करते हैं। कुछ लोग दुकान लेके बैठे होते हैं, बड़े मियाँ दुकान लेके बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं जी? वक्त गुजारना है। अब वो प्रॉफिट हो या ना हो, तो एक्टिविटी के लिए भी करते हैं। इससे भी एक बड़ा तीसरा हो सकता है कि कुछ लोग कॉज के लिए बिजनेस करते हैं, किसी पर्पस के लिए बिजनेस करते हैं, किसी बड़े मकसद के लिए बिजनेस करते हैं। यानी कुछ लोग बिजनेस करते हैं किसी बड़े मकसद को मीट करने के लिए। कुछ लोगों ने मेरे इल्म में है कि पेट्रोल पंप खोले हुए हैं, पर्पस ये है कि उससे जितनी आमदनी होगी वो फलां जगह पे लगाई जाएगी, फलां कार खैर में सर्फ होगी फॉर एग्जाम्पल। तो ये 3 डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं। पॉइंट ये है, जो मेरी एडवाइस है आप तमाम लोगों को, कि कोई भी मोटिव हो, हमें बिजनेस में दूसरों के लिए सिंसियर रहना है। और ये मुश्किल काम है, मैं आपको बताऊं। जब अभी हमारे एक दोस्त ने भी कहा था कि दूसरा आपको कमा के नहीं देता, तो हमारा मुलाजिम हमें कमा के नहीं देगा, हमारा पार्टनर हमें कमा के नहीं देगा, हमारा कस्टमर भी कोशिश करेगा कि हमें वो कम से कम प्रॉफिट मार्जिन दे। तो इनहेरेंटली होता ये है कि मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता हूँ बिजनेस करते वक्त, इनहेरेंटली। ये हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको एग्री ना करें, एंड यू हैव द राइट टू हैव योर ओपिनियन, but it's my personal take and my personal opinion is that you should be sincere about your employees. You should be sincere about your partner. You should be well-wisher of your employees. You should be well-wisher of your partners, even sometimes at the cost of your own loss, at the cost of sacrifice of your own little profit. मतलब ये मेरा टेक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें कि बिजनेस ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरा टेक ये है कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें,
अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा सोचें, अपने पार्टनर्स के लिए अच्छा सोचें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उन पार्टनर्स पर अल्लाह ताला की रहमत का साया होता है, मफ़हूम बता रहा हूँ। अल्लाह ताला का हाथ होता है उनके ऊपर। अल्लाह ताला उनके साथ उस बिज़नेस की बरकत में पार्टनर होता है जब तक वो एक दूसरे की वेल विशिंग करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते रहते हैं। और जब वो एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, तो अल्लाह ताला की बरकत का हाथ जो है वो हट जाता है। मुश्किल काम है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माय ओन लर्निंग। फिर एक और चीज़ कि हम में से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पर्सनल ह्यूमन कैपेसिटी में बड़े सखी होते हैं, बड़े रहमदिल होते हैं। लेकिन जब बिज़नेसमैन होते हैं, तो उस वक़्त वो अपने इंडिविजुअल ह्यूमन नहीं होते, वो बिज़नेसमैन होते हैं। वो कहते हैं नहीं, बिज़नेस में तो आप गरीब हैं और आप कह रहे हैं कि जी आपको मैं 2 रुपए कम कर दूँ, मैं सॉरी मेरी प्राइस इतनी है, मैं कम नहीं कर सकता। तो ये भी मैंने सीखा, देर से सीखा, और अगेन मेरा मशवरा है, हो सकता है आपसे बहुत से लोग इससे एग्री ना करें, कि अपने पर्सनल ह्यूमन को अपने बिज़नेसमैन से अलग ना करें। जो आप घर पे ह्यूमन हैं, वही आप बिज़नेसमैन के अंदर भी नज़र आने चाहिए। आपकी रहमदिली, आपकी सखावत, आपकी फ़राख़दिली आपके बिज़नेस में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वेट फॉर अ मिनट, आई एम जस्ट okay friends, please wait for a few minutes. My presentation is almost over, and I will be taking the questions now. So questions and comments, but I will need 2 minutes and I'll be back after 2 minutes. Okay friends, I am back. So any questions, any comments before we conclude today's meeting? Thank you very much for all of you to listen to me, because we teachers हमें आदत है बोलने की, और जिस तरह शायर अपनी शायरी करके सुना के खुश होता है, हम बोल बोल के खुश होते हैं। तो बहरहाल ये मेरे कुछ ख्यालात थे जो मैंने आपसे शेयर किया आखिरी प्रेजेंटेशन में। कोई कंसर्न, कोई टॉपिक, कोई कमेंट्स हो तो बताइए। Thank you so much, Asif साहब। Questions एक दो हैं। मशारिक, you had the question, please ask. अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये जी पूछना वालेकुम था कि आपने बोला है कि बिजनेस में जो है आप जैसे ही आपकी रहमदिली आपकी नॉर्मल डेज में है, वैसे ही आपके बिजनेस में भी इस तरह से आप अपना बिहेवियर रखें। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई बिजनेस कुछ भी सेल करने का है, जैसे कपड़े या गारमेंट्स का, तो इसमें अगर सामने वाली पार्टी हमसे बोले कि नहीं सर आप 2 रुपए कम में या 10 रुपए कम में अगर आप सेल कर दें, तो ये तो हमारा फिर लॉस में जाएगा, तो इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप लॉस करें, मैं ये नहीं कह रहा आप लॉस करें। लॉस में आप देखें, लॉस में अगर आप किसी एक शख्स को दे देंगे, मतलब ये तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा ज़रूरतमंद आपको नज़र आए। इमाम अबू हनीफा का वो वाक़या आपने सुना होगा कि वो शहद मांगने आई तो उनको 2 कनस्तर शहद के पूरे दे दिए। तो आप एक आध के साथ तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हर आदमी आपसे इसी तरह फ्री में मांगने आएगा तो वो तो आप नहीं दे सकते। लेकिन इतने स्ट्रिक्ट भी ना हो जाएं कि आप इसकी तरफ से बिल्कुल आंखें बंद कर लें। मतलब अगर आपको कोई रियली कोई ऐसा केस नज़र आता है, तो आप उसको अगर आप अपनी पर्सनल पॉकेट से देते, तो आप यहाँ भी अपना दिल बड़ा रखें। उसमें अल्लाह ताला आपको दूसरे रास्ते से अल्लाह ताला आपको जो है वो रिस्क मुहैया करेगा। मतलब इसकी ये मैथमेटिक्स से नहीं समझाया जा सकता, इसको अकाउंटिंग से नहीं समझाया जा सकता। ये बरकत एक ऐसा अमल है कि जब आप खुलूस दिल के साथ करते हैं ना किसी के साथ नेकी, तो फिर अल्लाह ताला ऐसी जगहों से आपको रिस्क के दरवाजे खोलता है कि जहाँ बाज़ दफ़ा हमारा गुमान भी नहीं होता। तो मेरा सिर्फ टेक ये है कि मैंने देखा है अच्छे दीनदार लोगों को, मैंने देखा है कि उनकी पर्सनल लाइफ में वो बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े काइंड होते हैं, लेकिन बिजनेस में आके उनका एम्प्लॉयज़ के साथ रवैया ऐसा होता है कि वैसा रवैया उनका मस्जिद के साथियों के साथ नहीं होता, वैसा रवैया उनका जो है वो अपने बच्चों के साथ नहीं होता। लेकिन अपने और वो कहते हैं, मतलब उसको जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी कारोबार ऐसे ही होता है। कारोबार में एम्प्लॉयज़ को अगर नरमी से बात कर ली ना, तो वो सर पे चढ़ जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज समथिंग आई एम नेगेटिंग ना ओके कि सर, जज़ाक। हाँ। सही, आई गेट योर पॉइंट, जज़ाकल्लाह खैर। Friends, should we conclude? Thank you, Asif साहब। There are a few more questions. Miss Farah, please ask. Your hand is raised. जी 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 सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बिजनेस में सक्सेसफुल होने की एक स्ट्रेटजी बताइए, ठीक है, और आपकी सक्सेसफुल होने की कोई फिलॉसफी है? जैसे हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, वो कहते हैं कि हमारा सक्सेस
कि ये की थी हमने, ये किया तो दैट्स व्हाई वी हैव बिकम सक्सेसफुल। सो आपकी क्या सक्सेस फिलॉसफी है, और ऑन द अदर हैंड बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की कोई एक स्ट्रेटजी सजेस्ट करें? दैट इज माय क्वेश्चन आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू। थैंक यू। हाँ, जो आपका दूसरा सवाल है वो पहला सवाल है कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है बिजनेस की। मेरे लिए तो सक्सेस की, बिजनेस की सक्सेस की डेफिनेशन ये है, और पहले मेरा बैकग्राउंड भी समझ लें कि मैं जब भी बिजनेस करता हूँ तो मेरा चूँकि मेन सोर्स ऑफ इनकम मेरी सैलरी है, तो वो जो बिजनेस वेंचर्स जितने भी मैं अंडरटेक करता हूँ वो मेरे घर का खर्चा नहीं चला रहे होते, बल्कि वो उसके एड ऑन, उसके ऊपर ही चीज़ होती है। तो शायद आप ये कह सकते हैं कि मैं ये अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ शायद इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे घर का खर्चा उससे नहीं चल रहा। इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट ना, मतलब जो हो सकता है लोग कंसिडर करें कि जी आप बस बातें कर रहे हैं, आप फील्ड में आए तो आपको पता चले, समथिंग लाइक दिस। लेकिन मेरा ईमान बहरहाल अभी यही है, और मेरे नज़दीक बिजनेस की सक्सेस ये नहीं है कि अब ये बहुत ही पर्सनल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, यानी मेरे नज़दीक बिजनेस की सक्सेस ये नहीं है कि आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करें। बिजनेस की सक्सेस ये नहीं है कि आपका बिजनेस जो है सस्टेनेबल हो, इवन कि वो 4-5 साल तक या 10 साल तक या 15 साल तक चलता रहे या उसमें ग्रोथ हो। मेरे नज़दीक उसकी जो सक्सेस के सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ना, सबसे पहली सक्सेस जो हर आदमी, हर बिजनेसमैन को होनी चाहिए, चाहे उसका बिजनेस कामयाब हो या ना हो, वो सक्सेस होनी चाहिए, वो है कि आप बिजनेस के तमाम उमूर को एहसन तरीके से निपटा लें। बहुत ही प्यारे और एहसन तरीके से तमाम स्टेक होल्डर से आप डील करें। यानी मैंने अभी एक वेंचर किया, जनवरी में स्टार्ट किया, अप्रैल में मैंने कंक्लूड किया, और उसमें मुझे लॉस हुआ, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि उसके तमाम स्टेक होल्डर्स बड़े एहसन तरीके से निपटे। मतलब जो मेरा एम्प्लॉय था वो मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह खुश होके गया, वो ना खुश होके नहीं गया। मेरे ख्याल से उसने कुछ ज़्यादतियाँ भी की, कोई डंडी भी मारी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने उसके साथ अच्छा किया। मैंने जिससे गुड्स ली वो मेरे से खुश होके गया, और मुझे उसमें लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो माय डेफिनेशन, द फर्स्ट की केपीआई जो होता है ना, वो मेरा केपीआई, पहला केपीआई, ये पर्सनल लेवल में आपको बता रहा हूँ, वो ये कि आप एहसन तरीके से चीज़ों को, कहीं आपसे जुल्म ना हो, ये पहला केपीआई है। दूसरा केपीआई फिर ये है कि आपको प्रॉफिट भी हो। तीसरा केपीआई ये है कि आप सस्टेनेबल भी हों। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप एक जगह लॉस करते हैं, दूसरी जगह प्रॉफिट कर लेते हैं, तीसरी जगह प्रॉफिट कर लेते हैं। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ, मैं आपको अपनी एग्जांपल शेयर करूं कि एक हमें प्रोजेक्ट मिला आईबीएम में, और उस प्रोजेक्ट के कुछ पैसे मिले, और उन पैसों को जब शेयर करने की बात आई तो मेरे साथ एक और पार्टनर, एक खातून लेडी टीचर भी थी। उनके एफर्ट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने 50% उनसे भी शेयर कर लिए, इस गुमान में, इस उसने जन्मे के नहीं यार वो भी ऑन बोर्ड थी, उन्होंने भी काम किया था। चंद दिन बाद मुझे हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग से एक ईमेल आई, वेरी फ्यू डेज लेटर, और वो ईमेल आई, और उसमें ईमेल क्या थी कि उन्होंने कुछ अपनी राइटिंग्स डेवलप की थी केस टीचिंग के लिए, एमबीए प्रोग्राम के लिए, एंड दे सेड कि जी आप ये रिव्यू करें, और एक रिव्यू के लिए कि आपको $750 मिलेंगे। यहाँ से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। $750 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज ऑलमोस्ट 65,000 रुपीज़, आज से 5 साल पहले। और वो एक नहीं, मुझे 5-6 ऐसी जो है ना, मतलब वो डिफरेंट उन्होंने पेपर्स भेजे, हर उसके $750। अब ये मैंने जहन में एक फार्मूला बनाया, हो सकता है गलत हो, कि यार ये जो रिटर्न अल्लाह ताला ने मुझे दिया ना, ये रिटर्न इसलिए दिया कि मैंने वहाँ किसी के साथ जो है वो ज्यादती नहीं की। मैंने वहाँ किसी के साथ जो है अपना फाइनेंशियल लॉस भी जहाँ मुझे हुआ, लेकिन वहाँ मैंने ज्यादती नहीं की, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। सो दिस इज समथिंग विच आई बिलीव कि चीज़ें इस तरह भी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने एक बिज़नेस किया है तो वहीं आपको प्रॉफिट हो। अगर आप ऐसे तरीके से चीज़ों को निपटाते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको दूसरी जगह से भी मेकअप कर देते हैं। बहरहाल यू हैव द राइट टू डिसएग्री अबाउट दिस, एंड स्ट्रेटजी फॉर सक्सेसफुल बिजनेस मेरा ख्याल है नो। ये लोग, जो लोग बिजनेस करते हैं वो ज़्यादा बताएंगे कि कोई फार्मूला नहीं है बिजनेस को सक्सेसफुल करने का, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है सच।